गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। काफी लंबे समय से इस क्लास का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि हम इतिहास के इस कड़ी में दिल्ली सल्तनत काल को काफी पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। मुगल काल में बाबर के द्वारा मुगल वंश की जो स्थापना की गई थी उस पर भी हमारी काफी विस्तार पूर्वक चर्चाएं हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे वैसे तो हुमायूं की, लेकिन हुमायूं के इस टाइम पीरियड में दिल्ली के शासन काल में बहुत ही कम समय के लिए, मैं कहूंगा कि केवल 5 वर्ष के लिए ही एक और वंश स्थापित होता है। लेकिन इस 5 वर्ष में जो बदलाव इस वंश के द्वारा किए जाते हैं, जो इस शासक के द्वारा किए जाते हैं, वह परिवर्तन हमें अकबर के शासन काल में और ब्रिटिश काल में भी दिखाई देते हैं। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले पूरी पृष्ठभूमि बनाएंगे, पूरी समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से इतिहास को समझना चाहिए, जानना चाहिए। जो आज पहली बार क्लास देखेंगे हमारी, मैं चाहूंगा कि उन्हें भी क्लास समझ में आ जाए, उनको भी मैं चीजें समझा सकूं। फैक्ट जहां पर आएंगे वहां याद करना होगा, लेकिन जहां कहानी बनेगी वहां मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो कहानी आप लोग याद कर सके, समझ सके। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हम बातचीत करने जा रहे हैं मुगल काल में हमारे दूसरे एपिसोड की। इसके बाद केवल 3 और एपिसोड आएंगे और मुगल काल कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले संक्षिप्त में कुछ और जानकारी मैं आप लोगों के सामने फिर रख दूं। आप अपने तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। और इस समय यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन सुनहरा विकल्प, एक बेहतरीन सुनहरा अवसर, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको इस समय एक्स्ट्रा 5,000 रुपए का प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट दिया जा रहा है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा 10,000 का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है MK लाइव रिफर कोड के साथ। इस संडे बेहतरीन टेस्ट रखा गया है जिसका नाम है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैक्ट टेस्ट। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ये 11 बजे होगा, केवल और केवल 56 मिनट का टेस्ट होता है। कई सारे आपको न केवल स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है बल्कि आप अपने आप को एक टेस्ट के रूप में भी इसको देखेंगे तो काफी बेटर क्वालिटी का टेस्ट है। और काफी लंबे समय से जिस चीज की डिमांड चल रही थी कि टेस्ट सीरीज कब आएगी, तो अब आपके पास टेस्ट सीरीज आ चुकी है, बिल्कुल बहुत ही मिनिमम प्राइस में। 28 टेस्ट हैं 6 मंथ सब्सक्रिप्शन में और 12 मंथ सब्सक्रिप्शन में भी आपको अब टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं तो MK लाइव रिफर कोड यूज करते हुए इंस्टेंट आपको इस मिनिमम प्राइस में टेस्ट सीरीज मिलेगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरशिप का ऑप्शन होता है। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है, ये भी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपीएससी सीएसई कई सारे नए बैच बनाए जा रहे हैं। 25 फरवरी से कई बैच आ रहे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और यूपीएससी सीसेट प्रैक्टिस हर सैटरडे 4 बजे होता है, इसे जरूर दे दिया करिएगा। बाइलिंगुअल होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा जब भी अनअकैडमी पर आपको किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना हो। आइए शुरुआत करते हैं इतिहास की, लेकिन उससे पहले आज शाम 9 बजे एक मोटिवेशनल क्लास, काफी लंबे समय से विद्यार्थी कह रहे थे कि मोटिवेशनल क्लास की जरूरत है, तैयारी में थोड़ा सा धीमापन आ गया है। तो आज रात 9 बजे हम होंगे कामयाब। हम बातचीत करेंगे इस 9 बजे में एक रणनीति की, एक स्ट्रैटेजी की, एक मोटिवेशन की। और कल मैंने 2 बड़ी क्लासेस रखने का सोचा है क्योंकि आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर आज आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं हुई थी। एक्चुअली आज आर्ट एंड कल्चर की क्लास की जगह पर मुगल काल की क्लास रखी गई थी, तो उसी में पूरी टीम लगी हुई थी। आप जानते कि कंटेंट जब तक बढ़िया नहीं होगा तब तक चीजें आएगी नहीं। तो आज की क्लास इसीलिए कैंसिल की गई थी क्योंकि मुगल काल पर भी तो काम करना था। कल मैं 2 क्लास रख रहा हूं सुबह 8 बजे, नोट कर लीजिएगा।
सुबह 8 बजे पहली क्लास होगी ज्योग्राफी की, इसे नोट कर लीजिए। ज्योग्राफी में मैं शुरुआत कर रहा हूं फिजिकल ज्योग्राफी से। ये रिवीजन क्लास कहिए या फिर आप मान के चलिएगा कि ये वही क्लास है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि कंसेप्ट और रिवीजन दोनों इसमें कवर होगा। तो कल 8 से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे की मैं क्लास लूंगा ज्योग्राफी, जिसमें हम कवर कराएंगे क्लाइमेटोलॉजी। मैं कोशिश करूंगा कि क्लाइमेटोलॉजी का मैक्सिमम पोर्शन इस 2 घंटे में कवर हो जाए कंसेप्चुअली। और फिर 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आर्ट एंड कल्चर की क्लास हम लेंगे। आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेंगे। ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री क्लास है, फ्री क्लास है। इस क्लास के लिए आपको केवल एक रिफर कोड यूज करना होता है, MK लाइव। इस रिफर कोड को डालने के बाद इस क्लास को आप ले सकते हैं। तो इस क्लास को मिस मत करिएगा। ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जिनको भी दिक्कत है, मैं कहूंगा कि एक रिवीजन भी और कंसेप्ट भी। आर्ट एंड कल्चर की कल 2 घंटे की क्लास हम रख रहे हैं ताकि पूरी तरह से चीजें कवर हो जाए। और जो काफी लंबे समय से डिमांड आप लोगों की है, आ रहा है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कंसेप्चुअली भी और रिवीजन के तौर पर भी एक तरीके से मान के चलिएगा 1.5 साल के बाद हम इंडियन इकोनॉमी पर क्लास ले रहे हैं। 15 क्लासेस में इंडियन इकोनॉमी को कवर करेंगे। 2.5 घंटे 3 घंटे का क्लास होगा। ये मान के चलिएगा लगभग कि 3 से लेकर 4 मार्च को इसकी पहली क्लास हम रखेंगे। मतलब नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे इसकी क्लास रहेगी। शनिवार और रविवार को क्लास रहेगी। मतलब मार्च के महीने में हो सकता है 2-2 क्लासेस रहे। सीसेट और इकोनॉमी 2 क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी। तो सीसेट और इकोनॉमी की क्लासेस मार्च में रहेगी। ज्योग्राफी की स्पेशल क्लासेस शुरुआत कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर स्पेशल क्लास में चल ही रहा है, ये चलता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इतिहास के आज की कक्षा का। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। इतिहास जो लोग आज पहली बार फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं 0 से स्टार्टिंग फिर समझाते हुए कहानी में आपको लेकर आता हूं। पहले तो इतिहास का मतलब जो बीत गया है उस पर हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो सब कुछ इतिहास है। बीतने के बाद आज अभी 1 घंटे के बाद की जो बात रहेगी वो भी इतिहास ही है। इतिहास को जनरली 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इतिहास का जो एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का ये पीरियड जिसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में बहुत कम मात्रा में कुछ प्रमाण उपस्थित है, ना उसकी कोई लिपि है, ना ही उस जमाने के बारे में कोई लिखित सामग्री है। फिर इसी में अगर हम बातचीत करते हैं तो इतिहास का दूसरा प्रकार कहलाता है आद्य ऐतिहासिक, जिसके बारे में जानकारी तो है, प्रमाण तो है, हमने कुछ खोज भी लिया है, लेकिन अभी हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसके बारे में प्रमाण नहीं है, बहुत कम। इसके बारे में प्रमाण तो है, प्रमाण है, लेकिन अभी पढ़े नहीं गए हैं, पढ़े नहीं गए हैं। उनकी भाषा, क्योंकि समय के साथ भाषाओं में परिवर्तन आता है, उस जमाने की शब्दावली, उस जमाने के सिंबल, उस जमाने में बताई गई बातों का क्या मतलब होता है। और दूसरा होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का बड़ा सिंपल सा मतलब ये लिया जाएगा कि ऐतिहासिक का मतलब वो चीज रहेगी जिसे हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके बारे में सब चीजें हैं हमारे पास, भाषा भी है, उसका पढ़ भी लिया गया है, समझ भी गए हैं, तो वो सब कुछ ऐतिहासिक कहलाता है। अगर हम बात करें तो इतिहास को हमने, भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा है। एक वो इतिहास है जो 712 ईस्वी के पहले का है। इस इतिहास को प्राचीन काल के इतिहास के नाम से जानते हैं। 712 ही क्यों? तो क्योंकि 712 में पहली बार भारत पर किसी बाहरी सत्ता का आक्रमण होता है, बाहरी शासक का आक्रमण होता है। पर भारत का मतलब कौन सा भारत? वो अखंड भारत जो उस दौर में एक शासक के पास, जैसे अशोक के पास था। तो एक बाहरी सत्ता का आक्रमण, बाहरी शासक का आक्रमण होता है। अभी तक बाहरी शासकों के आक्रमण नहीं हुए थे, बाहरी लोग आकर जरूर बसे।
इसलिए 712 के बाद कुछ नए परिवर्तन आते हैं। 712 से लेकर 1192 तक का ये जो दौर है, जिसमें भारत पर कई विदेशी आक्रमण होते हैं, लेकिन कोई विदेशी सत्ता भारत के केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित नहीं हो पाती। 1192 में पृथ्वीराज सिंह चौहान की हार के बाद दिल्ली में हम कह सकते हैं कि एक बाहरी सत्ता केंद्रीय सत्ता के रूप में उभरती है और भारत में एक नया परिवर्तन शुरू होता है। तो 1192 से लेकर हम मध्यकाल वास्तविक रूप में मानते हैं। 1192 से पहले वाला जो 712 तक का टाइम पीरियड है, उसे पूर्व मध्यकाल के रूप में जाना जाता है। 1192 से लेकर 1757 तक, जब तक प्लासी की लड़ाई नहीं होती और अंग्रेजों की जीत होकर अंग्रेज किसी क्षेत्र में अपना कब्जा नहीं कर लेते, तब तक हम इस पीरियड को मध्यकाल कहते हैं, जिसमें दो बड़े शासन काल को हम पढ़ते हैं। एक दिल्ली सल्तनत काल जो कि गुलाम वंश से शुरू होता है, और दूसरा मुगल काल जो कि बाबर के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो कहानी में आने से पहले भारत का इतिहास हम मध्यकाल में हैं। मध्यकाल में हम दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। इब्राहिम लोदी आखिरी शासक थे जो समाप्त होते हैं। बाबर पहले शासक के रूप में मुगल काल की स्थापना या मुगल शासन की स्थापना करते हैं, मुगल वंश की स्थापना करते हैं। उनकी मृत्यु के बाद शासन संभालने हुमायूं आते हैं। आज हमारा पूरा विचार विमर्श हुमायूं के उस टाइम पीरियड के बारे में होगा, लेकिन आज का जो मेन मकसद रहेगा वो हुमायूं से ज्यादा शेर शाह सूरी एक बहुत ही कम समय के लिए दिल्ली के शासन काल में स्थापित होते हैं। शायद आज पहली बारी कई लोगों को पता चले कि मुगल काल के दौरान मुगलों के अलावा भी अल्प समय के लिए दिल्ली में एक नया वंश भी स्थापित हुआ, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए होने के कारण इतिहास में उन शासन काल को उतना ज्यादा प्रस्तुत नहीं किया जाता। आज हमारा मकसद इसी पर रहेगा। तो मध्यकाल से आधुनिक काल अगर हम कहेंगे तो 1192 से शुरू करिए, मध्यकाल 1757 को खत्म होगा। 1757 को आधुनिक काल कहना थोड़ा गलत है, क्योंकि आप भी जानते हैं आधुनिकता का अभिप्राय मानवतावाद से है, महिला पुरुष की समानता से है। आधुनिकतावाद का मतलब गुलामी की समाप्ति से है। आधुनिकता का मतलब रहेगा कि जहां सबको अपना विकास करने का पूरा विकल्प मिलता है। पर 1757 को हम ब्रिटिश काल कह सकते हैं, जहां पर ब्रिटेन के द्वारा आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, बंगाल में अपना शासन स्थापित करती है। प्लासी की लड़ाई में जीत होती है, फिर बक्सर की लड़ाई की जीत के बाद बंगाल के शासन को पूरी तरह अपने कब्जे में करती है और धीमे धीमे फिर भारत के अलग अलग जगहों पर अपना विस्तार करती जाती है। 1947 तक हम इसे ब्रिटिश काल कहेंगे, और जब भारत आजाद हुआ तो मेरे हिसाब से वास्तविक रूप में आधुनिक काल की शुरुआत होती है। तो भारत का ये जो इतिहास है, जिसमें हम जो कड़ी की बातचीत कर रहे हैं, ये मध्यकाल में मुगल काल में, मध्यकाल के मुगल काल में दूसरे शासक हुमायूं से जुड़ा हुआ पूरा चैप्टर है। आज हम जानेंगे कि कैसी क्या क्या घटनाएं रही होगी। पूरी कहानी समझने से पहले संक्षिप्त में कुछ और कहानी बता देता हूं कि इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत काल का आखिरी शासक था, फिर उसके खिलाफ ही अफगान सरदार षड्यंत्र करते हैं और अफगान सरदार बाबर को बुलाते हैं। फिर बाबर उनके साथ युद्ध करता है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। ये सोचते हैं कि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर अपने यहाँ चला जाएगा बहुत सारा पैसा लेकर, लेकिन बाबर कुछ और ही दिमाग में रख रहा था। बाबर यहीं पर अपना शासन स्थापित शुरू कर देता है। फिर बाबर काफी सारे युद्ध करते हुए कहीं न कहीं केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरता है। बाबर की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा हुमायूं इस दिल्ली की सल्तनत में या दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन उस दौरान अभी भी एक अफगान सरदार जो था वो काफी ज्यादा शक्तिशाली था, या उसने अपने शक्ति का विस्तार कर लिया था। हम देखेंगे कि शेर शाह सूरी का उदय कैसे हुआ, यह अचानक पूरी तरह से हुमायूं को कैसे परास्त कर पाया, और आखिर इतना बेहतर शासक कर्ता होने के बावजूद भी
कभी कभी पीढ़ी अच्छी नहीं थी, मतलब शेरशाह सूरी का बेटा, उसकी अचानक मौत, फिर उसके बेटे के द्वारा प्रॉपर तरीके से इस राजगद्दी को नहीं संभाला गया, तो वापिस हुमायूं उसे राजगद्दी से हटाकर दिल्ली पर पुनः कब्जा कर मुगल शासन की फिर से स्थापना करता है। तो जानेंगे आज के इस एपिसोड में कि सारी चीजें क्या क्या होती हैं। बिल्कुल, बाबर खुद भगाया गया था फरगना से, लेकिन किस्मत है कुछ लोग यूपीपीसीएस पास नहीं कर पाते, बीपीएससी पास नहीं कर पाते, स्टेट पीसीएस पास नहीं कर पाते, लेकिन वो आईएएस में टॉप 10 में आ जाते हैं। तो वो बाबर होते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि जो छोटा सा एग्जाम तो नहीं निकाल पाए, लेकिन बड़ा एग्जाम निकाल लेते हैं। कुछ लोग पंचायत चुनाव नहीं जीत पाते, लेकिन सांसद का चुनाव जीत लेते हैं। कुछ लोग सांसद का चुनाव नहीं जीत पाते, लेकिन हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। तो समझ जाइएगा कि किस्मत की रेखाएं जब मजबूत होती हैं तो कुछ भी हो सकता है। आइए शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास लगभग 2350 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। 2350 ईसा पूर्व मतलब 0 से 2350 और लगभग 700 जोड़ दीजिए, 3000 साल पुराना, 3000 साल का इतिहास है प्राचीन भारत का। तकनीकी दृष्टिकोण से तो देखा जाए वैसे तो 25 लाख वर्ष पहले पाषाण काल से शुरू होता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से लेकर 1757 तक चलता है, लेकिन 712 जो ईस्वी है, 712 से 1192 तक को पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास कहेंगे, और 1192 से लेकर 1757 तक को उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास कहेंगे, जिसे हम वास्तविक रूप में मध्यकालीन भारत का इतिहास के रूप में मानते हैं। उत्तर मध्यकालीन भारत में दो लोग हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। इसे हम पढ़ा चुके हैं, हम मुगल काल में चर्चाएं शुरू करने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर याद दिला दूं, मध्यकालीन भारत 712 से 1757, 712 से 1192 को हम कहेंगे कि पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल का प्रारंभिक समय, और उत्तर मध्यकाल जिसे 1192 से 1757 तक कहेंगे। तराई का दूसरा युद्ध से लेकर प्लासी के युद्ध तक की बातचीत इसमें आती है। इसी उत्तर मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल है, जिसमें हम मुगल काल की बात कर रहे हैं। मुगल काल में भी हम कई अलग अलग शासक को देखेंगे, जिसमें दूसरे नंबर के शासक हम बातचीत जो करेंगे वो है हुमायूं। जानेंगे थोड़ी सी पृष्ठभूमि, कहानी समझ में आ जाए। मुगल कौन थे, कहां से आए थे, दिल्ली सल्तनत काल की समाप्ति क्यों हुई, दिल्ली सल्तनत के बजाय मुगल नामकरण क्यों, ये चर्चा हमने पिछली बार भी की थी। मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, मुगल काल के प्रमुख शासक, मुगल काल की प्रमुख आर्थिक नीतियां, प्रमुख राजनीतिक नीतियां, मुगल काल में भारतीय समाज, मुगल काल में धार्मिक स्थिति, मुगल कालीन सांस्कृतिक और विरासत, मुगल काल से जुड़े प्रमुख तथ्य, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और हमारी कुछ बातें। आइए मुगल काल को एक नजर देख लेते हैं कि मुगल शासक कौन कौन से रहे थे। तो सबसे पहले शुरुआत बाबर से होगी, 1526 से 1530, और 1530 से 1556, 1566। क्यों 56 से 66 क्यों गैप है, क्योंकि इसमें कुछ टाइम पीरियड के लिए हम कहेंगे, हाँ बाद में हुमायूं फिर आ जाएगा। एक्चुअल में यहां हम थोड़ी सी कहानी भी बताएंगे। जब अकबर का जन्म हो रहा था तब हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग रहा था, वो भी कहानी एक तरफ समझनी पड़ेगी, वो भी सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद फिर कोई केंद्रीय सत्ता के रूप में ऐसा मुगल शासक नहीं बना जो कि पूरे के पूरे शासन के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर सके। तो बाबर, हुमायूं, फिर मुगल आए, अकबर में आएंगे हम तो थोड़ा डिटेल में, जहांगीर में भी उतना कुछ ज्यादा नहीं, और शाहजहां की यदि हम बातचीत करें तो शाहजहां पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी उस दौर में। उस दौर में जो भी सिचुएशन थी 1525 की, वो क्या थी। आइए सभी लोगों को मैं फिर टाइम मशीन में ले जाना चाहता हूं। भली टाइम मशीन अभी बनी नहीं है, लेकिन आप आ जाइए मेरे साथ और हम इस टाइम मशीन में आज आपको लेकर जाएंगे पहले 1525 में। थोड़ा सा 1525 का टाइम पीरियड बता रहा हूं।
एक तरफ पिक्चर का सीन चल रहा है इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी राजा बना है। इब्राहिम लोदी का जब राज्याभिषेक हुआ तो उस दौरान कई सारे अफगान सरदार उसके खिलाफ होते हैं। वो उन अफगान सरदारों के खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों को खत्म करने के लिए उन सरदारों को अपने पद से हटाकर नए सरदार भर्ती करता है जिनके पास कोई अनुभव नहीं होता है। पिक्चर के इस सीन में आप देख सकते हैं कि वह अफगानी सरदार जिनको इब्राहिम लोदी हटा देता है वह बाबर की ओर जाते हैं और फिर बाबर इस पिक्चर में दूसरी जगह फरगना में अपना शासन स्थापित करना चाहता है जो उसकी मूल जगह पर है, लेकिन अभी उसके पास फरगना नहीं है तो वह किसी दूसरे क्षेत्र से ही अपने आप को मजबूत करना, अपनी सेना बनाने जा रहा है। तो ये अफगानी सरदार उसके पास पहुंच रहे हैं इस पिक्चर के सीन में और अफगानी सरदार उससे कह रहे हैं कि आप भारत पर आक्रमण करने आओ, वहां का शासक इतना ताकतवर नहीं है और बचे हुए जितने सरदार थे हम आपके साथ हैं तो उसको आसानी से हरा सकते हैं। कई सारे भारतीय शासकों ने भी बाबर की मदद की। उनको लगा कि बाबर तो आया है, लड़ेगा, पैसा कमाएगा और चला जाएगा, पर पता नहीं कभी कभी भारत जैसी जगह को देखकर कई सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं जाग जाती हैं। और इतिहास में मैंने आपको बताया है कि जहां महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं वहां पर किसी और के आने की जरूरत ही नहीं है। महत्वाकांक्षा एक ऐसी जिज्ञासा कहिए, एक ऐसी इच्छा कहिए जो व्यक्ति को हर चीज करने के लिए मजबूर कर देती है। तो बाबर की महत्वाकांक्षा भारत को अपने कब्जे में करने की होती है। वो फरगना का विचार ही त्याग देता है और भारत जैसे बड़े भूभाग पर कब्जा करता है। मान के चलिएगा कि फिर बाबर के खिलाफ वही लोग आएंगे सबसे पहले जिनको लग रहा था कि बाबर आएगा और चला जाएगा। बाबर उन सबको हराएगा और यह साबित हो जाएगा कि अब इस पूरे केंद्र में या इस पूरी सत्ता में बाबर के पास सारी शक्ति रहेगी। तो पिक्चर का सीन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि बाबर की विजय होती है। आइए सीन को एक नजर देख लेते और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सिंधु नदी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था। दिल्ली सल्तनत मतलब ऊपरी क्षेत्र मान के चलना। सिंधु नदी से लेकर नर्मदा नदी वाला जो क्षेत्र होता है ना उसके ऊपर वाला और बंगाल की खाड़ी तक, मतलब यदि मैं भारत के मैप के माध्यम से आपको बताना चाहूं तो इस क्षेत्र से ऊपर वाला क्षेत्र ही आप मान के चलिएगा कि दिल्ली सल्तनत काल है। दक्षिण का इतिहास थोड़ा सा अलग चल रहा है। मुसलमानों द्वारा अधिकृत पश्चिमी गुजरात और समीपवर्ती प्रदेश भी इसमें शामिल है कुछ मात्रा में। उत्तर और दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के मध्य राजपुताना राज्य थे जिस पर राजपूतों का शासन था, जिसका मेन केंद्र मारवाड़ था। मारवाड़ मतलब ये राजस्थान वाला क्षेत्र। तो इस पिक्चर के सीन में अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि देखो भाई 1525 के दौर में देखो जरा भारत कैसा दिख रहा है। तो आप में से कई लोग कह रहे कि सर यहां पर तो उत्तर में पूरी तरह से मुगलों का शासन दिल्ली सल्तनत काल में जो भी सल्तनत काल के इब्राहिम लोदी है उनका शासन है। दक्षिण में भी कुछ जगह पर मुस्लिम शासक हैं, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान में और दक्षिण भारत में, जैसे राजस्थान में राजपूतों का शासन था और दक्षिण भारत में अलग अलग प्रकार के वंशों के शासन थे। अब आप एक आइडिया लगा रहे हैं कि भाई किस तरीके का भारत की व्यवस्था आपको इसमें दिख रही है। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था जहां पर हिंदू शासक राज्य कर रहे थे। तो यदि हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है आप यहां तक का क्षेत्र मान लीजिए, ये पूरा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत काल के अधीन था, लेकिन यहां पर राजपुताना शक्ति ज्यादा सक्रिय थी। यहां पर विजयनगर साम्राज्य था और ये पूरा का पूरा दिल्ली से चल रहा था। इब्राहिम लोदी या उसके पहले के शासकों के द्वारा इसे चलाया जाता था। लेकिन ये केवल इतना ही नहीं, ये वाला क्षेत्र भी इसमें आएगा, भले ही आज सीमाएं यहां तक हो, ये वाला पूरा क्षेत्र इसमें हम मानेंगे। जब इब्राहिम लोदी 1517 में दिल्ली का सुल्तान बनता है तो अफगान सरदार जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों का प्रशासन संचालित कर रहे थे स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। अब इसका थोड़ा मतलब समझा दूं। अब मैं आपको उस कहानी में लेकर जा रहा हूं। देखो भाई क्या हो रहा है। आप मेरे साथ जब बैठे 1525 के दौर में जाना चाहते हैं तो उसके पहले 1517 में जब ये महोदय राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, तो हुआ क्या, इधर ध्यान देना सभी लोग प्लीज। ये जब शासक बनते हैं
मेलोडियस ट्यून, धन्यवाद। बट अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि प्लीज कमेंट्स कम करो, मैं जो समझाना चाहता हूं उस पर गौर करो बेटा, इधर ध्यान देना। अब कहानी कहां पर आ रही है, अब समझिएगा प्लीज सभी लोग। तो 1517 में दिल्ली का सुल्तान बनता है और अफगान सरदार मतलब जैसे आज प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि इतना बड़ा भूभाग को संभालना एक व्यक्ति के बस में नहीं होता है, तो कई सारे अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में सरदार हुआ करते थे, प्रांतों में, जो प्रशासन संभालते थे। तो वो अलग अलग प्रशासक थे। वे क्या करते, अफगान सरदार अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर देते, मतलब अब वो कहते हैं कि हम कुछ उस सत्ता के अधीन नहीं है, हम अपने क्षेत्र के मालिक हैं। मतलब ये बात कुछ ऐसी समझिए कि भारत में जो मुख्यमंत्री हैं वो डिक्लेयर कर दे कि भाई अब हम भारत में केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं है, प्रधानमंत्री जी के अधीन नहीं है, संविधान के अधीन नहीं है, हमारा अलग से देश बनेगा। तो मतलब ये कब हो सकता है, जब केंद्र में कोई बहुत कमजोर सत्ता हो, केंद्र की शक्ति कमजोर हो रही हो, क्योंकि प्रांत कभी भी किसी भी क्षेत्र से तब मुक्ति लेते हैं जब केंद्र कमजोर होता है। यह घटना वैसी ही है जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो इब्राहिम लोदी भले ही दिल्ली का सुल्तान बन गया, लेकिन बहुत सारे अफगानी सरदारों ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। तो अब आप मेरे साथ अगर टाइम मशीन में चीजें देख पा रहे तो आपको सीन दिख रहा होगा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग सरदार अब पूरी तरह से एक अपना अपना शासन चलाने लग गए हैं, और वो केंद्र के द्वारा जो भी उनको चीजें भेजनी पड़ती थी, मतलब दिल्ली में, वो अब भेजना बंद कर देंगे, तो एक तरीके से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो अब वो क्या करेंगे, इस बात से गुस्सा हो जाएगा सुल्तान को एक पिक्चर के सीन में पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, सब नए सरदारों की भर्ती कर दीजिए, पुराने सरदारों को हटाइए। फिर पर नया सरदार करेगा क्या, वहां जाकर उसके पास शक्ति नहीं, अनुभव नहीं, वो संभाल थोड़ी पाएगा। अर्थात इब्राहिम लोदी के समय सुल्तान का अपना प्रशासनिक इकाइयों पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है। इब्राहिम लोदी ने सुल्तान बनने के बाद पुराने सभी अफगान सरदारों को प्रशासनिक पदों से अपदस्थ कर दिया, किंतु अनुभवहीन और अविश्वास पात्र अफगान सरदारों को नियुक्त कर दिया। अब ये महोदय गुस्से में आ गया, इसको पता चला, मान के चलो पिक्चर के एक सीन है, पिक्चर इसलिए कहता हूं ताकि थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ सके। अब क्या हुआ भाई कि एक सीन में पता चल रहा है, दिल्ली सुल्तान के पास खबर गई कि अफगान सरदारों ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। दिल्ली का सुल्तान गुस्से में, सब जितने भी प्रांत है सब जगह नए नए सरदार डाल दिए गए, लेकिन नए सरदारों के पास कोई अनुभव नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। भाई पुराने सरदारों के पास उस क्षेत्र के बारे में सारी शक्तियां थी। इससे पुराने सरदार असंतुष्ट हो गए, जिनमें पंजाब के शासक दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां प्रमुख थे। जिसे कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मुझे नहीं पता पूरा प्रॉपर क्या है, लेकिन ऐसा कहते हैं। तो पहले तो रिश्तेदार को ही तकलीफ है। तो पंजाब का एक सरदार है दौलत खां, साथ ही साथ इनके चाचा है इब्राहिम लोदी, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, इब्राहिम लोदी के चाचा है आलम खां, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आलम खां। तो आलम खां वो कह रहे कि ये क्या लगा रखा है, इस बच्चे को, मतलब इस भांजे को समझ में नहीं आ रही है बातचीत, भतीजे को बातचीत समझ में नहीं आ रही है, ये अपने आप को सुल्तान समझने का मतलब कि भगवान समझ बैठा है। आइए इसको मजा चकाते हैं, कहानी कुछ ऐसी समझ लीजिएगा अब आप लोग। अंततः इन्हीं असंतुष्ट सरदारों द्वारा बाबर को भारत पर नियंत्रण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और ये सरदार लोग, इसमें चाचा भी हैं, ये सारे लोग, और ये क्यों मदद कर रहे हैं आपको पता है। इस पिक्चर में जब वो मिलने गए थे तो उन्हें पता था कि बाबर फरगना के पीछे लगा हुआ है, फरगना जीतना चाहता है, तो बाबर को तो फरगना चाहिए, भारत थोड़ी चाहिए था। पर भारत में जब उसकी जीत हुई, ऑब्वियसली कोई भी होता, मैं होता, आप लोग होते, तो भारत को जीतने के बाद फरगना का विचार क्या करेंगे, तो भारत की ओर आकर्षित होने लग गए। फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत के साथ ही लोदी वंश का शासनकाल भी समाप्त हुआ।
लोदी वंश का शासनकाल भी समाप्त हो जाता है और भारत में एक नया वंश मुगल की स्थापना होती है। हमने फिर बताया था कि मुगल कौन थे, क्यों अपने आप को वो मुगल ज्यादा कहते थे। मैंने आपको सारी बातें बताई थी, बाबर के बारे में बताया था। तो एक संक्षिप्त में फिर से कहानी को देखते चलते हैं, कहानी को समझते चलते हैं। बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 4 फरवरी 1483 ट्रांस ऑक्सियाना के प्रांत के फरगना में, वर्तमान का उज्बेकिस्तान। पिता मिर्जा उमर शेख, तुर्की शासक तैमूर लंग का 5वां वंशज। माता कुतलुग निगार खानम, मंगोल शासक चंगेज खा की 14वीं वंशज। तो इतना ना याद रखे, फिर भी आप अगर याद रख सकते तो आपकी मर्जी। लेकिन अकबर के बारे में अगर हम बातचीत करें, मैं क्षमा चाहूंगा, बाबर के बारे में यदि हम बातचीत करें तो बाबर फरगना को जीतना चाहता था, उज्बेकिस्तान का वो क्षेत्र जीतना चाहता था जो आज भी रेगिस्तानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके कि बाबर द्वारा भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किए जाने के बाद खानवा का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध लड़ा जाता है जिसमें बाबर की विजय होती है। और इन विजय के पश्चात इस प्रकार उत्तर भारत का लगभग समस्त क्षेत्र बाबर के अधीन आ जाता है। तो मैंने आपको अपनी पिछली कक्षा में बता दिया था कि बाबर अलग अलग जगह पर जब युद्ध लड़ता है अपने विद्रोहियों से और उस विद्रोह को कुचलता है, तो ये बात सही स्पष्ट हो जाती है कि अब इस केंद्रीय सत्ता के रूप में बाबर का शासन रहेगा। इधर ध्यान दीजिएगा, एक लाल पूछ रहा है, मैं सवाल का जवाब दे दूं। एक लाल का एक सवाल लगा हुआ ये है कि आशु सर, बिना धार्मिक पूर्वाग्रह के देखे तो बाबर को एक महान शासक मान सकते हैं? मैं कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति की महानता को जांचने के लिए धर्म को सहारा न लिया जाए, क्योंकि महानता का संबंध व्यक्ति के धर्म से न होकर उसके कर्म से होता है। व्यक्ति की महानता का संबंध उसके द्वारा किए गए कार्यों से होता है, उसके द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से होता है, उसके द्वारा लोगों के जीवन में आए हुए परिवर्तनों से होता है। तो महानता के लिए तो कभी हम धर्म को मानेंगे ही नहीं। धर्म कभी भी आधार न माना जाए किसी भी व्यक्ति की महानता के लिए, और यह आप लोगों को समझना भी चाहिए। इसी दौरान अगले ही वर्ष 26 दिसंबर 1530 को एक अज्ञात बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु हो गई। तो पिक्चर में बाबर जी को अब हराते हैं, खत्म करते हैं। बाबर जी को कहते हैं कि अब आपका सीन खत्म हो गया है। तो बाबर की मौत होती है, बीमारी पता नहीं, पर लगभग हम कहेंगे कि 1530 में ही बाबर की मौत हो जाती है। और बाबर की मौत के साथ ही बाबर के बड़े पुत्र हुमायूं राजगद्दी पर बैठते हैं। बाबर का अंतिम संस्कार अफगानिस्तान में हुआ था। अफगानिस्तान में हुआ था। बाबर की मौत के बाद उसके बड़े बेटे हुमायूं को मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो हुमायूं पिक्चर में अब इस तरीके से आते हैं। अब पिक्चर का सीन आप समझ सकते हैं। मेन हीरो की एंट्री हो रही है आज के पिक्चर की, और हुमायूं के रूप में सबसे दमदार कैरेक्टर वाले अभिनेता को हमने इनवाइट किया है। अब वो इस पिक्चर में शामिल होने जा रहे हैं। तो कहानी आप लोगों को यहां तक पूरी तरह से समझ में आ गई है कि किस तरीके से बाबर ने दिल्ली के शासन को कब्जे में किया, 3 लड़ाइयां लड़ी, अज्ञात बीमारी से मौत हो गई, अपने बड़े बेटे हुमायूं को अब राजगद्दी मिल चुकी है। अब कहानी आगे बढ़ रही है। हुमायूं, पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, 6 मार्च 1508, मतलब जब राजगद्दी पर बैठे होंगे तो 22 साल के होंगे। काबुल में जन्म हुआ था। पिता बाबर, माता बाबर की तीसरी पत्नी महीम बेगम। बाबर के 3 अन्य पुत्र थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। तो
तो कहानी में अब हुमायूं के साथ साथ तीनों भाई भी आ रहे हैं। हुमायूं की अच्छाई कहूं या बुराई, या हुमायूं की गलती कहे, या हुमायूं का अपना मतलब कहेंगे कि भाई प्रेम कहे, हुमायूं ने अपने दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद प्रत्येक भाई को एक हिस्सेदारी के रूप में बहुत बड़े बड़े हिस्से अपने सल्तनत के, अपने शासन के या अपने क्षेत्र के बांट दिए। और यही से इन लोगों के अंदर दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में करने का विचार भी उत्पन्न होने लगा। केवल हुमायूं अकेला ही ऐसा है जो अपने भाइयों को प्रॉपर्टी पिता के द्वारा जो दी गई है उनको बांटता है, हिस्सेदारी करता है। और इसी के बाद ये लोग भी हुमायूं के खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं, हुमायूं को राजगद्दी से हटाकर स्वयं राजगद्दी पर बैठने के लिए। बाकी इसके बाद कोई भी ऐसा मुगल शासक नहीं होगा जो ये काम करेगा। प्रशासनिक प्रशिक्षण देने के लिए बाबर ने 1528 में, मतलब 20 साल की उम्र में ही, सोचिए 20 साल की उम्र में उसे बदख्शा का राज्यपाल नियुक्त किया था। मतलब बाबर ने, उनके पिता ने, हुमायूं के पिता ने हुमायूं को ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे आईएएस की ट्रेनिंग होती है ना कि भाई कैसे शासन चलाना है, तो एक क्षेत्र का राज्यपाल, मतलब एक क्षेत्र का कंप्लीट पावर उनके पास दिया था ताकि वो समझ सके। सोचिए 20 साल की उम्र में ही इतनी बड़ी शासन व्यवस्था को संभालने का अनुभव मिलना शुरू हो गया था। तो 20 साल की उम्र में ही शुरुआत हो गई थी ट्रेनिंग की, शासन करना है। बाबर की मृत्यु के पश्चात 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की अल्प आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ, मतलब राजा बनते हैं। प्रारंभ में बाबर के प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा, देखना आप सुनना क्या होता है ना, समझना। जब बहुत ही कम आयु का कोई शासक बनता है, खास करके ये आप भी फील करोगे जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप चयनित हो जाओगे ना, तो चयनित होने के बाद जब 22 साल का आईएएस अधिकारी बनता है, 23 साल का आईपीएस अधिकारी बनता है, तो डिपार्टमेंट में आपसे जूनियर 40-40 साल के लोग होंगे। आपसे जो जूनियर होंगे ना वो 40-40 साल के लोग भी हो सकते हैं। थोड़ी जलन तो होती है भाई, मानवीय स्वभाव है। तो उनको थोड़ा बुरा तो लगता है कि लो अभी अभी एक एग्जाम पास करके आ गया, बन गया हमारा सिर, हमारा अधिकारी। तो ये आप में से शायद कई सारे लोग मेरी बात समझ पाएंगे। जब आप चयनित होंगे ना यूपीएससी में, और कम आयु में 25-26 साल की आयु में जब आपका चयन हो जाएगा, और अब जब आप आईएएस या फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पद पर बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जितने जूनियर हैं सब आपसे बड़े हैं, जितने जूनियर हैं। तो थोड़ा तो बुरा लगता ही है, ऑब्वियसली। मैं होता, आप होता तो भी ये लगेगा ही। एक एग्जाम क्या निकाली, बन गया अधिकारी, तो वो फीलिंग तो आएगी, किसी को भी आती है। तो बाबर का पुत्र है, बन गया राजा, बन गया शासक। तो उनके जो सरदार थे, उनके जो प्रमुख मंत्री थे, एक मंत्री को ठीक नहीं लगता है। शुरुआत में तो वो षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुमायूं सही समय पर उस षड्यंत्रों को खत्म कर देते हैं। इसलिए अपनी मौत के डर से अब वो हुमायूं का समर्थन करने लग जाते। तो पिक्चर के सीन में मान के चलिएगा कि हुमायूं के जो भी सैनिक हैं वो इस मंत्री के पास पहुंचते और कहते कि हमें पता चला है कि आप राजा के खिलाफ, शासक के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। फिर वो माफी मांगते और मान के चलो कि स्वीकार कर रहे। तो कहानी ऐसे सोचते चलिएगा, कहानी इस तरीके से आगे बढ़ रही है। प्रारंभ में बाबर के प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा हुमायूं को अयोग्य समझकर बाबर की बहन गुलबदन के पति मेहदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। मतलब हुमायूं को अयोग्य समझकर उनकी बुआ और उनके बुआ का हस्बैंड, मतलब उनके फूफा को वह राजा बनाना चाहते हैं। कौन? निजामुद्दीन अली खलीफा। किंतु बाद में अपना जीवन खतरे में समझकर हुमायूं का समर्थन कर देते हैं।
हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया, जो उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण बना। हुमायूं ने अपने पिता के आदेश के अनुसार कामरान को काबुल एवं कंधार दे दिए, अस्करी को संभल तथा हिंदाल को अलवर की जागीर दे दी थी। तो तीनों भाइयों को इसने अपने शासन में हिस्सा बंटवारे में बिल्कुल शामिल किया। तो कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर। ये तो राजस्थान का क्षेत्र है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है। जरा कमेंट्स करिएगा, मैं देखूं कितने लोगों को संभल वाला क्षेत्र पता है, कहां का है। अस्करी को संभल का क्षेत्र दिया था, संभल का क्षेत्र। इसके अलावा अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शाह की जागीर दे दी। पहले जहां के वो राज्यपाल थे वहां की जागीर उन्हें दे दी, अपने चचेरे भाई को। वस्तुतः अपने भाइयों में सत्ता के विभाजन के कारण उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा दिल्ली का शासक बनने की प्रवृत्ति विकसित हुई। तो ये जो तीनों भाई, चचेरे भाई थे, इन सबको लगा कि हम भी तो दिल्ली में शासन कर सकते हैं, हम भी तो योग्य हैं, तो हमें ये शासन क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो दिल्ली के शासन पर अब इनका भी विचार आ रहा है, ये भी सोच रहे हैं कि हम भी कब्जा करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हुमायूं को समस्याएं विरासत में मिली थी, जिसे उसके भाइयों ने और बढ़ा दिया। हुमायूं की कठिनाइयां, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हुमायूं के जीवन में दुख क्या क्या थे। इन आंतरिक समस्याओं के साथ ही हुमायूं के लिए कई अन्य चुनौतियां भी विद्यमान थी, जिनका हुमायूं ने लगभग कुशलतापूर्वक समाधान किया। देखो, अंदर में जो षड्यंत्र चल रहे हैं, जो भाई अब दिल्ली को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन अभी भी अफगान सरदार है बैठे हुए। अभी भी दिल्ली सल्तनत काल के दौर में जो अफगानी सरदार हुआ करते थे, उन्हें लगता है कि वो बाबर बाहर से आया है, उसे हटाना पड़ेगा, तो बाबर ना सही उसके बेटे को भगाएंगे, उसके बेटे को हराएंगे। तो अब ये सोच रहे हैं कि भाई 23 साल का तो लड़का है, 24 साल 25 साल की आयु है, इस व्यक्ति को तो हम कभी भी हरा सकते हैं। तो अभी एक बहुत बड़ी चुनौती अफगान सरदारों की है। अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में अफगान सरदार यहां पर विद्यमान हैं। इनमें सबसे प्रमुख समस्या अफगानों की थी। हालांकि बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था, किंतु इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी वास्तविक रूप से स्वयं को दिल्ली का अगला उत्तराधिकारी मानता था और इसी क्रम में हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य 1532 में अफगान युद्ध हुआ, जिसमें अफगानों की पराजय हुई। तो अब सोचिए 1532, ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष, 24 से 25 वर्ष की आयु। हुमायूं अभी 24-25 वर्ष का है। तो इब्राहिम लोदी की मौत के बाद ऑब्वियसली लोदी वंश का ये जो व्यक्ति है, ये तो मानेगा ही ना कि ये दिल्ली मेरी है। तो वह बाबर से नहीं लड़ सका, तो अब वो हुमायूं से लड़ेगा। हुमायूं से ये जो लड़ाई होती है, ये अफगान युद्ध के नाम से जानी जाती है इतिहास में। आपको मैं उस सीन की ओर लेकर जा रहा हूं। सोचिए कि जो इब्राहिम लोदी का भाई है महमूद लोदी, वो कह रहा है कि इस बार तो दिल्ली हमारी होगी। वो अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। इधर से हुमायूं ने भी प्लानिंग कर लिए कि अब यह जमीन हमारी है। युद्ध होता है और इस युद्ध में फाइनली आप देखते हैं कि हुमायूं की जीत होती है, अफगानी सरदारों की या अफगान की सेना हारती है। इसी क्रम में हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य 1532 ईस्वी में अफगान युद्ध हुआ, जिसमें अफगानों की पराजय हुई। इससे लोदी वंश के दिल्ली पर उत्तराधिकारी की समस्या समाप्त हो गई। तो अब एक चुनौती तो खत्म हो गई। हमें एक तो पता चल गया कि अब ये जो अफगान हैं, ये जो अफगानी सरदार हैं, अब ये हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी कम आयु में हुमायूं ने जब उन्हें हरा दिया तो एक चुनौती तो खत्म हुई। पर जीवन अभी इतना सरल नहीं है। जैसे कि मास्टर बार बार कहता है कि जीवन इतना भी सरल नहीं है। तो इधर ध्यान देना,
किंतु अभी शेर खां नामक एक अफगान शासक जो महमूद लोदी की सेना में एक उच्च पद पर था, समस्या बनी हुई थी। अब जरा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। ये जो महमूद लोदी है ये तो हार गया, लेकिन इसके सेना में एक जो सरदार था, इसके सेना का या इसके उच्च पद पर बैठा हुआ एक था शेर खां। अभी ये समस्या बनी हुई है, पर ये शेर खां पश्चिम में नहीं है, ये शेर खां दिल्ली सल्तनत के पश्चिम में नहीं है बल्कि बंगाल में है। एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत काल के दौर में कई सारे अफगानी सरदार बंगाल में स्थापित हो गए थे। तो बंगाल के एक छोटे से जगह का शासक था, और ये शासक भी किस्मत से बना था। एक्चुअली बंगाल में जो ओरिजिनल राजा था उसकी सेवा में था ये, पर राजा की मौत हो जाती है तो राजा की बेगम से शादी कर लेता है, और इसके अंदर फिर विकास होता है महत्वाकांक्षा का। तब ये सोचता है कि आज तो बंगाल वाली जगह पर हम शासन कर रहे हैं, पर क्यों ना दिल्ली को कब्जे में लाया जाए। तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान जो कुछ अफगानी सरदार, कुछ अफगानी लोग बंगाल में आए थे, उनमें एक महोदय हैं शेर खां। आइए देखेंगे शेर खां क्या नामकरण, क्यों ऐसा नाम रखा गया है, जानते हैं कि कैसी चीजें होगी। वस्तुतः शेर खां एक वीर साहसी योद्धा था जिसने मुगल काल के दौरान अल्प समय के लिए दिल्ली पर शासन किया और सूरी वंश की स्थापना की। शायद आज कई लोगों को पहली बार पता चले कि मुगल काल के दौरान कुछ ही समय के लिए सही, लेकिन दिल्ली की राजगद्दी पर एक वंश शासन कर रहा था, उसका नाम था सूरी वंश। सूरी वंश, आइए जानते हैं शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक केवल 5 साल के लिए रहा, लेकिन इस 5 साल में महोदय ने इतना बदलाव कर दिया कि उनके द्वारा की गई कई सारी घटनाएं, उनके द्वारा किए गए कई परिवर्तन, उनके द्वारा लाई गई व्यवस्थाएं अकबर तक में भी और ब्रिटिश काल में भी देखी गई। चौदह सौ 72 बहुत ही ज्यादा उम्र का है। आप अगर शेरशाह सूरी को देखेंगे तो हुमायूं की तुलना में बहुत ज्यादा आयु का है, बहुत ज्यादा आयु का, मतलब पिताजी के उम्र का, मान लीजिए कि बाबर के उम्र का। वर्तमान पंजाब के होशियारपुर जिले के बजवाड़ा नामक स्थान पर, पंजाब भी याद रख लेना, हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था। बचपन का नाम फरीद, पिता का नाम हसन खां, पर माता का प्रामाणिक नाम उपलब्ध नहीं है। तो हसन खां पिता का नाम था। 1472 की बात है। मूलतः शेरशाह सूरी अफगान मूल के थे और माना जाता है कि इनके पूर्वज दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भारत आ गए थे और यही बस गए थे। बाद में बहलोल लोदी के शासनकाल में शेरशाह सूरी के पिता हसन खां दक्षिण बिहार की एक छोटी रियासत जौनपुर के जागीर नियुक्त होते। थोड़ा कहानी में मैं लेकर जा रहा हूं, ये शेर कहां से पिक्चर में आ रहे हैं। तो हुमायूं का किरदार आप देख रहे हैं। हुमायूं अफगानों के साथ 1532 में लड़ता है, जीत होती है। पर अभी एक और पिक्चर का दूसरा सीन दिखा रहा हूं। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में। बंगाल और बिहार वाला ये जो क्षेत्र था, यहां की कहानी में थोड़ी पीछे ले रहा हूं। तो कहानी में बहलोल लोदी के जमाने की एक बातचीत है कि बहलोल लोदी के जमाने में शेर शाह सूरी के जो पिता थे हसन खां, उन्हें बिहार की एक छोटी सी रियासत, और रियासत का नाम है जौनपुर, वहां की जागीर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो जौनपुर में ये काम एक तरीके से निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। उल्लेखनीय कि अपनी वीरता के फलस्वरूप फरीद ने अल्पायु में ही एक शेर को मार दिया था। फरीद उन्हीं का नाम है, शेर शाह सूरी का ही दूसरा नाम फरीद है। और इन्होंने, कहा जाता है कि बहुत कम उम्र में ही एक शेर को मार दिया था और इसलिए इसका नाम रख दिया गया था शेर खां। अगर वर्तमान में शेर को मारते तो केस हो जाता। उस जमाने में
शेर को मारा तो नाम रख दिया गया शेर खां। अच्छा हुआ कि हिरन वाले केस में हिरन को मारने के बाद नाम नहीं बदला गया, ना तो पुराने जमाने के राजा महाराजा होते तो हिरन खां नाम रख देते। अच्छा था, जिसको मारो उसका नाम रख दिया जाता, तो शेर खां नाम इनका रख दिया गया। तो कहानी में आपको मैं लेकर जा रहा हूं, तो आप थोड़ा पीछे समझ गए होंगे। बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी के पहले वाले शासक, उसके जमाने में इनके पिताजी रहते थे, उन पिताजी को जागीर दी गई थी। बचपन में ही जो शेर शाह सूरी थे वो काफी ज्यादा ताकतवर माने जाते थे, तो उन्होंने शेर को मार दिया था, इसलिए उनका नाम शेर खां रख दिया गया। इसी कारण दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने शेर खां नाम दे दिया। कालांतर में बहार खां लोहानी ने शेर शाह को अपने अल्पायु पुत्र जलाल खां का संरक्षक भी नियुक्त किया था। मतलब सोचिए, ये सूबेदार हैं, सूबेदार बहार खां लोहानी ने शेर खां नाम दिया और उस शेर खां को अपने बेटे जलाल खां का संरक्षक भी नियुक्त किया। मतलब अपने बेटे का बॉडीगार्ड नियुक्त कर दिया था। शेर खां को अपने बेटे का बॉडीगार्ड नियुक्त कर दिया था। कुछ ही समय के बाद बहार खां लोहानी की मृत्यु हो गई, तो जिस महोदय ने उनका नाम शेर खां रखा था और जिनके बेटे का वह बॉडीगार्ड था, तो वो महोदय की मौत हो जाती है। शेर शाह सूरी इनकी विधवा दुदू बेगम से विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार शेर शाह सूरी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का आधार निर्मित हो जाता है। तो क्या कहानी आप लोगों को जुड़ रही है? बाबर के बाद हुमायूं की कम आयु में शासक के में भाइयों का तो चल ही रहा है झगड़ा, लेकिन उधर अफगानी सरदारों को भी शांत किया। लेकिन पिक्चर का भी दूसरा सीन है, शेर शाह सूरी, शेर खां, फरीद, और ये महोदय अपने पिताजी की जागीर संभाल रहे थे बहुत कम आयु में। एक तरीके से शेर को मारने के बाद उनकी शक्ति को देखते हुए ये जो बहार खां लोहानी थे, बहार खां लोहानी, ये महोदय उनके बेटे के संरक्षक के रूप में शेर खां की नियुक्ति करते हैं। पर बहार खां लोहानी की मौत होती है और उनकी विधवा बेगम दुदू बेगम से शेर शाह सूरी विवाह करते हैं। और अब इनको लगता है कि समय आ चुका है कि मैं भी अब एक बड़े शासक के रूप में उभरूं। तो कहानी कहां टर्न ले रही है, पिक्चर कहां जा रही है, समझ में आ रहा है? तो अभी दिल्ली वाला जो सीन है, वहां पर से जीतकर हुमायूं दिल्ली लौटे हैं। इधर ये महोदय अब अपने लिए नए विचार लेकर आ रहे हैं और इनको अब अंदर ही अंदर फील हो रहा है कि दिल्ली अब दूर नहीं है। इसके बाद 1529 में शेर शाह ने तत्कालीन बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरत अली की उपाधि धारण कर ली। तो अब ये एक छोटे से जगह के शासक थे, फिर उन्होंने बंगाल के शासक को हराया और बंगाल के शासक को हराने के बाद अपना नाम हजरत अली कर दिया। तो शेर शाह ने जैसी नुसरत शाह को हराया तो अपना नाम हजरत अली कर दिया। वस्तुतः शेर शाह सूरी वीर और साहसी होने के साथ एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था, एक स्किल डिप्लोमेट था, एक अच्छा जानकार भी था। जहां वह एक और मुगल शासक हुमायूं की अधीनता को औपचारिक रूप से स्वीकार कर रहा था, वही दूसरी ओर वह आंतरिक रूप से मुगलों के विरुद्ध गठबंधन भी विकसित कर रहा था। अब उसके हाथ में बंगाल लगा। बंगाल जगह ही ऐसी है, जिसके हाथ में लग जाए वो सोचता है कि अब दिल्ली कब। जैसे 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बंगाल लगता है, फिर बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल पर पूरा कब्जा हो पाता है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत पर शासन करने का सोचती है। तो इनके द्वारा सोचना कोई गलत बात तो नहीं है। शेर शाह सूरी हुमायूं को ऊपरी तौर पर, औपचारिक तौर पर तो मान लेते हैं कि हमारे मतलब शासक हैं और हम उनके अधीन हैं, लेकिन वह षड्यंत्र भी करने लग जाते हैं, षड्यंत्र भी शुरू कर देते हैं उनके खिलाफ।
क्योंकि लगभग समस्त बंगाल शेरशाह सूरी के अधीन था। गुजरात का शासक बहादुर शाह भी अफगानों के पक्ष में था। अब आते हैं वापिस पिक्चर का एक और सीन। तो इधर बंगाल शेरशाह सूरी, वहां पर गुजरात में एक लोकल शासक है, हम उसके इतिहास में नहीं जाएंगे। गुजरात का भी एक शासक है जो अफगानों के समर्थन में था। सल्तनत काल के दौरान जो भी इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या जो अफगानी सरदार थे, उनके साथ उसके संबंध अच्छे थे, पर वो मुगलों के समर्थन में नहीं था। तो अब गुजरात वाले शासक पर भी आ जाते। गुजरात वाला शासक क्या सोच रहा है? गुजरात का शासक बहादुर शाह भी अफगानों के पक्ष में था। अंततः शेरशाह सूरी ने एक विशाल गठबंधन को गुप्त तरीके से हुमायूं के विरुद्ध विकसित किया। तो धीमे धीमे हुमायूं ऐसे शासकों के साथ जुड़ रहा है जो मुगलों को पसंद नहीं करते, जो मुगलों से मुक्ति चाहते हैं, जो मुगलों को हराना चाहते हैं। अब इसी कड़ी में वह एक बड़ा गठबंधन बनाता है। तो अब एक बड़ा गठबंधन बन रहा है। इसी क्रम में शेरशाह और हुमायूं के बीच 1539 में चौसा और 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है। 1539 और 1540 के ये जो दो युद्ध हैं, इसमें हुमायूं की हार होती है। जहां 1532 में इब्राहिम लोदी का भाई हार जाता है, 1539 और 1540 के इस युद्ध में शेर खां या शेरशाह सूरी के बीच ये जो लड़ाई होती है चौसा और बिलग्राम में, इसमें जीत हो जाती है। और इस तरीके से अब हुमायूं अपनी जान बचाना चाहेगा और दिल्ली कहीं ना कहीं सोची समझे तरीके से शेरशाह सूरी के पास पहुंचेगी। तो शेरशाह फाइनली विजय होती है। चौसा युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद ही शेरशाह ने शाह अथवा अल सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के जारी करने के साथ अपने नाम के खुतबे भी पढ़वाए। खुतबे मैंने बताया था कि पुराने जमाने में जो मस्जिदें हुआ करती थी, वहां पर शासक के नाम के चीजें बताई जाती थी। तो उन्होंने अपना नाम शेर खां के साथ पीछे जोड़ दिया शाह। शाह का मतलब लिया जाए तो अल सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के शुरू कर दिए और खुतबे भी पढ़वाए। 1540 के बिलग्राम के निर्णायक युद्ध के बाद शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और एक नए वंश सूर वंश की स्थापना कर दी। कितने लोगों को आज पहली बार ही पता चला कि मुगल काल के दौर में कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन एक नवीन वंश जो मुगलों से अलग होता है, उसकी स्थापना होती है। तेजी से कमेंट्स करिएगा। कितने लोगों को आज पहली बार पता चला कि अब सूरवंश दिल्ली के शासन काल में आएगा? 5 साल के लिए ही सही, लेकिन 5 साल कोई छोटा थोड़ी होता है भाई। 5 साल में दुनिया बदल जाती है। वस्तुतः यह मुगल काल के दौरान एक अफगान वंश का शासन था। गुजरात के शासक ने शेर शाह का साथ क्यों दिया? गुजरात का शासक बहादुर शाह मूलतः प्रारंभ से ही अफगानों का पक्षधर था, क्योंकि अफगानों के प्रति संवेदनशील भौगोलिक अवस्थिति होने तथा दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुजरात के प्राय सभी शासकों के अफगानों से निकटवर्ती संबंध थे। अतः गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अफगानों अथवा शेर शाह सूरी का साथ दिया। वैसे मैं एक चीज बता दूं, याद आ रहा है एक बार जब अफगानों में ही मतलब दिल्ली सल्तनत में ही जो एक राजा था वो गुजरात भाग जाता है और गुजरात भागकर वहां से शासन चलाता है। तो वो पसंद करता था अफगानी सरदारों को, अच्छे संबंध थे अफगानी सरदारों के साथ, इसलिए वह चाहता था कि दिल्ली पर अफगानी सरदारों का शासन स्थापित हो। शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था, अब इन 5 सालों में शेर शाह सूरी ने क्या क्या किया, थोड़ा सा उसे समझ लेते। थोड़ा फैक्चुअल है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार चीज है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना।
जरूरी है इस बात को समझना। पहले तो मुझे जरा एक बार कमेंट्स करके बता दीजिएगा। सभी को कहानी समझ में आ रही ना? देखा, थोड़े बहुत फैक्ट अगर मेरे से गलत हो गए हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो भी फैक्ट अगर आपको लगे कि इसमें कुछ गलत है तो आप कमेंट्स कर देना, ताकि बाकी बच्चों को पता चल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतिहास में जिन किताबों को हम देख रहे हैं, फिर कई बार मैं ज्यादातर किताबों की जगह ऑनलाइन देखता हूं, तो ऑनलाइन में कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो उसको देख लेना। बट कहानी और जो सारी चीजें हमने बताई वो आपको कहानी के रूप में समझ में आ रहा है कि बाबर का क्या हुआ, फिर बाबर के बाद हुमायूं का, हुमायूं के लिए क्या चुनौतियां थी, हुमायूं की उन चुनौतियों में अफगानी सरदार को हरा तो दिया था, लेकिन फिर शेर शाह सूरी कहां से उदय हो गया, कैसे गठबंधन किया और किस तरीके से इसने दिल्ली को अपने कब्जे में लिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप इसको किताबों से पढ़ेंगे ना तो आपको बोर हो जाएंगे। किताबों से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये चल क्या रहा है, बताना क्या चाहते हैं। तो थोड़ा सा सिंपल वे में कहानी को हम लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था। शेर शाह का 5 वर्षों का शासनकाल उसकी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए जाना जाता है। समकालीन इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखित पुस्तक तारीख ए शेर शाही इस पर प्रकाश डालती है। तो इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी ने एक पुस्तक लिखी थी, तारीख ए शेर शाही। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ही पहली बार बताया कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी। परंतु शेर शाह को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय 20वीं शताब्दी के इतिहासकार कालिका रंजन कानूनगो को उनकी पुस्तक शेर शाह और उस काल के लिए दिया जाता है। मतलब वास्तविक रूप में इतिहास में यह जो शासक था यह शायद सामने नहीं आता यदि ये महोदय नहीं होते। तो ये इतिहासकार कालिका रंजन कानूनगो ने भी अपनी इस किताब के माध्यम से शेर शाह के बारे में सारी बातें दुनिया के सामने रखी, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि भाई ये जो शेर शाह थे इनकी 5 साल के कार्यकाल में बहुत बेहतर परिणाम सामने आए थे। यद्यपि शेर शाह को किसी नई शासन व्यवस्था के सूत्रपात करने वाला शासक नहीं माना जाता, परंतु उसने विद्यमान शासन व्यवस्था को ही नए रूप में प्रचलित किया। शेर शाह की शासन व्यवस्था ही बाद में चलकर अकबर की शासन व्यवस्था का आधार बनी और इसी कारण शेर शाह को अकबर का अग्रगामी माना जाता है। वास्तविक रूप में अकबर ने भले ही अपने पिता हुमायूं की शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत सारी चीजें उस शासन व्यवस्था में शेर शाह सूरी के द्वारा दी गई थी। तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो भी प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, कर व्यवस्था लाई गई, उनमें कई सारी व्यवस्थाएं अकबर ने भी प्रचलित चलने दी, रखी उसे, क्योंकि उसके अंदर उतनी क्वालिटी थी। दरअसल अफगानों के समय से ही राजतंत्र कमजोर था। अफगानों में मूलतः जनजातीय स्वतंत्रता की भावना थी, इसलिए दिल्ली सल्तनत के शासकों, विशेषकर लोदी वंश के शासकों ने अफगान सरदारों के साथ समानता का व्यवहार करने का प्रयास किया ताकि वो शासन के विरुद्ध किसी प्रकार का विद्रोह नहीं कर सके। मोटे तौर पर कहें तो जो भी दिल्ली सल्तनत का दौर था, उस दौर में उन्होंने अफगानी सरदारों को कभी छोटा दिखाने की कोशिश नहीं की, उनके सम्मान पर हमेशा काम करते रहे। लेकिन बाद में स्थितियां थोड़ी सी बदली थी। उदाहरणार्थ बहलोल लोदी मतलब लोदी वंश के पहले शासक जो थे, अफगान सरदारों और अमीरों को अमीर ए आली के नाम से संबोधित करता था, जिसका भावार्थ सम्मानीय व्यक्ति होता था, किंतु इसका सकारात्मक परिणाम बहलोल लोदी को प्राप्त नहीं हुआ। तो लोदी वंश ने अफगानी सरदारों को दबाने की कोशिश तो नहीं की, बल्कि उनको सम्मान दिया था ताकि वह इस आधार पर शासन में बहुत बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर सके। इसके बाद सिकंदर लोदी
ने बहलोल लोदी के विपरीत अफगान अमीरों को कठोरता से नियंत्रित करने का प्रयास किया, किंतु वह भी अफगान सरदारों के षड्यंत्र से मुक्त नहीं हो सका। अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों के विपरीत शेर शाह सूरी ने न तो अफगान शासकों को कठोरता से नियंत्रित करने का प्रयास किया और न ही उनके साथ उदारता पूर्वक और समता पूर्वक व्यवहार किया, बल्कि इससे एक कदम आगे जाते हुए शेर शाह सूरी ने राजतंत्र अथवा सत्ता को मजबूत करने का प्रयत्न किया। यहां समझने जैसी बात है। यहां दो उदाहरणों की बातचीत की हमने। पहला, लोदी वंश के पहले संस्थापक या लोदी वंश के संस्थापक या पहले शासक, इन्होंने अफगान सरदारों को बहुत सम्मान दिया, बहुत स्वतंत्रता दी, लेकिन उसका बेनिफिट उन्हें नहीं मिला। फिर सिकंदर लोदी ने तो बहुत कठोरता के साथ उन्हें नियंत्रित किया। शेर शाह सूरी काफी ज्यादा उम्र का है ये, क्योंकि एक्चुअली शेर शाह सूरी इसलिए परिपक्वता के साथ निर्णय भी ले रहा है क्योंकि इनकी उम्र इस समय 60-65 साल की है। भाई 60-65 साल का शासक जो होगा वो ऑब्वियसली ऐसे निर्णय नहीं ले लेगा बचपने जैसे कि कुछ भी, वास्तविक रूप में वो बेहतर तरीके से निर्णय लेंगे। अधिक उम्र के होने के कारण अपने अनुभव के आधार पर वो अपनी सत्ता को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। वे जानते हैं कि यदि केंद्रीय सत्ता मजबूत होगी तो कोई भी व्यक्ति ना तो सिर उठा पाएगा और ना ही कोई सामान्यतः विद्रोह कर पाएगा। तो इन्होंने अपनी केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने पर ध्यान दिया। यह भी एक कारण था कि शेर शाह ने केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया। शेर शाह सूरी का मत था कि केंद्रीय राज्य सत्ता मजबूत और सुदृढ़ होनी चाहिए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि सत्ता पर कौन बैठा है। मुख्य लक्ष्य राज्य सत्ता के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन और अपने साम्राज्य पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। मुझे ये शेर शाह सूरी के जब शब्द मैं सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पॉलिटी में ले जा रहा हूं मैं। पॉलिटी में हमारे देश में संघ है। संघ का मतलब होता है केंद्रीय सत्ता और राज्य सत्ता। संघ का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बराबर बंटवारा होगा, लेकिन यहां शक्ति का बंटवारा हमारे देश में केंद्र की ओर झुका हुआ, ये हम देख चुके स्पष्ट रूप से। और हमारे संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि केंद्र शक्तिशाली होना जरूरी है, क्योंकि हमने जब अपने राष्ट्र का निर्माण किया था तो कई प्रांतों को जोड़कर कई सारे राजा नवाबों को भारत में विलय करने के लिए मजबूर भी किया था। कुछ ने अपनी मर्जी से किया, कुछ को मजबूर करना पड़ा, कुछ के खिलाफ लड़ना पड़ा। तो केंद्रीय सत्ता मजबूत रखने के लिए संविधान ने केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी। आजकल कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इसी केंद्र को मिली हुई अधिक सत्ता को बदलना चाहते। वो कह रहे हैं कि भाई अब समय बदल चुका है, अब भारत की वो स्थिति नहीं है जो 1947 के दौर में 1950 के दौर में थी। शेर शाह सूरी का विचार भी कुछ वैसा ही है। शेर शाह सूरी कह रहा है कि केंद्रीय सत्ता जब मजबूत होती है ना तो बाकी कोई टेंशन ही नहीं रहता है, तो केंद्रीय सत्ता को मजबूत करिए। तो शेर शाह सूरी के विचार जोड़ते चलिएगा पॉलिटी के साथ भी। इस प्रकार शेर शाह सूरी ने एक प्रकार से आधुनिक राज्य की अवधारणा को अप्रत्यक्षतः अपनाया। कतिपय इतिहासकारों का मत है कि शेर शाह सूरी अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था के मॉडल से अत्यधिक प्रभावित था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी कठोर और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का अनुसरण किया था। पॉइंट टू बी नोटेड। ये प्रश्न पूछा भी गया है कुछ पीसीएस वालों ने कि शेर शाह सूरी की केंद्रीय सत्ता को मजबूती के पीछे क्या कारण थे या वो किनकी प्रेरणा से प्रेरित था। तो इसे भी याद रखिएगा कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी का जैसा शासन व्यवस्था थी जिसमें केंद्र बहुत शक्तिशाली बनाया गया था, सारे निर्णय केंद्र से होकर ही लिए जाते थे और पूरी तरह से केंद्रीय सत्ता के आदेशों का पालन करना पड़ता था, वैसा ही शेर शाह सूरी ने किया। अपनी साम्राज्य को सुरक्षित रखने और उसे सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए शेर शाह सूरी ने एक मिश्रित और समन्वित रणनीति को अपनाया। इसके तहत शेर शाह ने कुछ पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं को उनके मूल रूप अथवा संशोधित रूप में अपनाया। दीवाने वजारत, अब ये पूछे जाते हैं, फैक्ट है ये सारे, पर आपको याद करने हैं इसे। दीवाने वजारत कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास में याद करा दूं।
दीवान वजारत यह भू राजस्व के निर्धारण और वसूली से संबंधित डिपार्टमेंट था। मतलब शेरशाह सूरी के डिपार्टमेंट है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास प्रधानमंत्री के साथ साथ कुछ डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन फिर उनके पास मंत्री परिषद है, फिर मंत्रियों के पास मंत्रालय होता है, फिर मंत्रालयों में डिपार्टमेंट होते हैं। तो उस जमाने में मंत्रालय तो नहीं होते थे, लेकिन विभाग होते थे। तो कौन कौन से विभाग बनाए गए थे, उन विभागों के क्या काम थे, कई बार ये पूछा जाता है। तो आइए जरा देखते हैं शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट थी। यह भू राजस्व के निर्धारण और वसूली से संबंधित विभाग है, दीवान वजारत। शेरशाह ने सासाराम के भू राजस्व के प्रबंधन में अनुभव प्राप्त किया था। शेरशाह याद करिए, दक्षिण बिहार, उस समय उसके पिताजी और वो वही की जागीर और वही के शासनकर्ता के रूप में बंगाल का काफी लंबे समय तक शासन भी किया फिर दिल्ली में कूच किया। तो उसे पहले से अनुभव था कि वहां पर कैसे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्शन का कैसा सिस्टम होना चाहिए था। तो उनके पास पहले से अनुभव था, अतः इस विभाग में शेरशाह का हस्तक्षेप अधिक था। पैसों के मामले में वैसे भी हस्तक्षेप अधिक है, बट वो वही व्यक्ति कर पाएगा। मतलब एक तरीके से शेरशाह को इकोनॉमिक्स आता था, इसलिए वो इस डिपार्टमेंट में देख रेख करता था। कई बार डिपार्टमेंट के अधिकारी से, डिपार्टमेंट के हेड से पूछता रहता था। तो नाम है दीवान वजारत, भू राजस्व के निर्धारण और वसूली। तो भू राजस्व मतलब कितना टैक्स लिया जाएगा और कैसे वसूला जाएगा। तो वजारत शब्द याद रखिएगा, वजारत भू राजस्व। लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है वजारत। फिर दीवान आरीज, वजारत वसीयत जैसा याद रखो, वसीयत जैसा मुझे लगता है। दीवान आरीज सैनिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन से संबंधित विभाग था। शेरशाह ने दाग और हुलिया की पद्धति पुनर्जीवित की। दाग मतलब पहचान और एक वेशभूषा होनी चाहिए। याद रखना, दीवान आरीज मतलब समझ जाओ कि वर्तमान में मिलिट्री की जो भर्ती होती है, वर्तमान में जो सैनिक भर्ती होती है, ये उससे जुड़ी हुई बातचीत है। तो वर्तमान में जो सैनिक भर्ती है वर्तमान में जिस तरीके से सेनाओं में नियुक्ति होती है, ट्रेनिंग होती है, सैलरी डिसाइड होती है, हमारे जो सैन्य मंत्रालय है, तो समझ जाओ दीवान ए आरीज सैनिकों के लिए है, दीवान ए आरीज मिलिट्री के लिए है आरीज। फिर दीवान ए इंसा, पत्राचार से संबंधित विभाग। दीवान ए इंसा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट समझ जाओ। दीवान ए इंसा को बनाने के लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इंसा शब्द पत्राचार से संबंधित विभाग। शाही घोषणा पत्र जो आएंगे, राजा के जो संदेश होंगे, उसके जो संदेशों के अभिलेख हैं, अलग अलग प्रांतों में जो राज्यपाल हैं, अन्य स्थानीय अधिकारियों के पत्राचार को रखना इस विभाग का काम होता था। मतलब ऐसा मत सोचा करिएगा जैसे कई सारे विद्यार्थी इतिहास को ज्यादा नहीं पढ़ते तो कई सारे लोगों को लगता होगा कि बस एक राजा और सब कुछ नहीं। भले ही राजा सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा सब कुछ अपने मर्जी से कर पाता होगा। हर एक डिपार्टमेंट, उनके अधिकारी, उन अधिकारियों के अपने द्वारा उस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई सारी चीजों को कंप्लीट करना, तो पूरा सिस्टम होता है, पूरी व्यवस्था होती है। ऐसा कभी मत सोचेगा कि बगैर सिस्टम के, बगैर व्यवस्था के इतना बड़ा भूभाग कब्जे में रखा जा सके। तो दीवान इंसाफ पत्राचार से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट समझ लीजिए। दीवान इंसाफ, दीवान रसालत धर्म से जुड़ा हुआ एक धार्मिक डिपार्टमेंट भी था। और दीवान कजा न्याय विभाग, न्याय से जुड़ा हुआ। इन सभी विभाग और पदाधिकारियों को शेरशाह ने इनके मूल स्वरूप में ही विद्यमान रखा, जो दिल्ली सल्तनत काल में भी थे वैसे के वैसे रखे। एक बार फिर हम चाहेंगे कि देख लेते। वजारत राजस्व से, रेवेन्यू से। आरीज सेना से जुड़ा हुआ है। इंसा
पत्राचार से जुड़ा हुआ है, रसालत धर्म से जुड़ा हुआ है, कज़ा न्याय से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः शेरशाह ने दिल्ली पर शासन स्थापित करने के बाद अति केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया। इसका मतलब होता है कि पूरे निर्णय अपने जगह से लेगा, खुद ही निर्णय लेकर सारे डिपार्टमेंट को सूचित करवाएगा और उनके अनुसार ही निर्णय लिए जाएंगे। प्रांतों के शासकों को शक्तियां बहुत कम दी गई। तत्कालीन परिस्थिति और स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव के कारण शासन शेरशाह के लिए यह व्यवस्था सबसे बेहतर थी। और जो व्यक्ति एक साधारण से संरक्षक से, बॉडीगार्ड से, सोचो ना, एक साधारण से बॉडीगार्ड से पूरे क्षेत्र का, दिल्ली का सुल्तान बन गया, उससे ज्यादा अनुभव किसके पास हो सकता है? आप सोचिए ना, अद्भुत बात क्या है। एक बॉडीगार्ड ही तो था, वो भी एक पुत्र का, एक बच्चे का बॉडीगार्ड था। उस बॉडीगार्ड से वह पूरे क्षेत्र का, एक पूरे के पूरे सबसे बड़े भूभाग का सुल्तान बनता है, तो उससे ज्यादा अनुभव किसके पास है? उम्र भी काफी ज्यादा हुई है। शेरशाह ने केंद्र को प्रांतों में, प्रांतों को जिलों में, जिलों को तहसील में, तहसील को गांवों में बांटा था। प्रांतों को सूबा, जिलों को सरकार, तहसील को परगना की संज्ञा दी जाती थी। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमारा देश प्रांत, प्रांत के अंदर राज्य के अंदर जिला, जिले के अंदर ग्राम। तो देश का मतलब आप मान लीजिए कि दिल्ली की राजगद्दी, प्रांत का मतलब होता था सूबा। सूबा के अंतर्गत कई सारे जिले, जिस जिलों को कहेंगे सरकार, जिलों को सरकार कहते थे, सरकार। और सरकार के अंतर्गत होते थे परगना, गांवों को परगना कहते थे, गांवों को परगना कहते थे, जिलों को सरकार कहते थे, सरकार। तो परगना से मिलकर बनती थी सरकार, सरकारों से मिलकर बनते थे सूबा, और सूबा पूरी तरह से निर्मित करता था दिल्ली का पूरा क्षेत्र, जिसे हम मुगल काल के इस दौर में पढ़ रहे। बंगाल के महत्व को समझते हुए शेरशाह ने अकेले बंगाल को ही 19 सरकारों में बांटा था। सोचिए, 19 जिलों में बांटा था बंगाल को, डिस्ट्रिक्ट के जैसा 19 जिलों में बांटा था। तो ये शब्द याद रखना कि दिल्ली मुगल काल के दौरान या शेरशाह सूरी काल के दौरान सरकार का मतलब क्या लिए जाएगा, सरकार किसे कहेंगे? तो सरकार का मतलब डिस्ट्रिक्ट से लिया जाएगा। क्योंकि बंगाल दिल्ली से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर था, अतः अपने विरुद्ध किसी गठबंधन की संभावनाओं को स्वीकारते हुए बंगाल को 19 छोटे छोटे भागों में बांट दिया। ऑब्वियसली बंगाल के लोग और बंगाल के विरोधी जितना शेरशाह सूरी को जानते होंगे, उतना कोई और नहीं जानता होगा। तो बंगाल को ही पहले कंट्रोल में करना जरूरी है। शेरशाह ने प्रांतों में सैनिक गवर्नरों को नियुक्त करने की रीति का प्रचलन किया, और इस समय प्रांत के प्रमुख अधिकारी को फौजदार कहा जाता है, जो कि एक सैनिक वर्ग से आता था। मतलब पहले जो प्रांत का मुखिया होता था वो एक प्रशासनिक पद माना जाता था, जो लड़ाई भली ना करे लेकिन राजा के नजदीक का होता था, राजा का रिश्तेदार होता था। लेकिन शेरशाह सूरी ने राजा के रिश्तेदार की जगह पर सेना के किसी अधिकारी को प्रांत का मुखिया डिक्लेयर किया। सेना के अधिकारी को प्रांत का मुखिया मतलब फौजदार कहा गया। प्रत्येक सरकार का प्रशासन एक सैन्य अधिकारी के माध्यम से किया जाता था, जिसे आमीर ए बंगाल अथवा सिकदान ए सिकदारान कहा जाता था। पॉइंट टू बी नोटेड, शेरशाह सूरी ने प्रांतों को सरकारों में बांटा। सरकार मतलब जिला। एक जिले का जो अधिकारी होता था वो एक सैनिक अधिकारी होता था, जिसे फौजदार कहते थे। और उस सैन्य अधिकारी को आमीर ए बंगाल, आमीर ए बंगाल और सिकदान ए सिकदारान, सिकदान ए सिकदारान की भी संज्ञा दी जाती थी। तो पॉइंट टू बी नोटेड जैसी बात है, पूछा जा सकता है आमीर ए बंगाल
आमीर बंगाल का पद किस बात के लिए जाना जाता है? तो वह एक फौजदारी वाला पद है जो पूरे जिले का, मतलब समझ जाओ आपको क्यों याद रखना चाहिए। जिले का वर्तमान में सबसे बड़ा अधिकारी कौन? जिले का वर्तमान में सबसे बड़ा अधिकारी कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएएस। आईएएस तो आज आईएएस सेना से थोड़ी जुड़ा हुआ होता है, प्रशासनिक अधिकारी है। लेकिन सोचो कि उस जमाने में प्रशासनिक अधिकारी एक सैनिक ही होता था, मतलब सेना का कोई अधिकारी पूरे जिले को संभालेगा। तो इसलिए भी आपको याद रखना चाहिए, आपके बराबरी की बातचीत कर रहा है ये मतलब डिस्ट्रिक्ट आईएएस के बराबर की बात कर रहा है। प्रशासन का एक सैन्य अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। आमीर बंगाल सिकदान ए सिकदारान कहा जाता था। यह अधिकारी सामान्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी था तथा सीधे शेर शाह को रिपोर्ट करता था। सीधे शेर शाह को। सोचिए, एक मुंसिफ ए मुंसिफान नामक न्यायिक अधिकारी की भी नियुक्ति होती थी। तो एक जुडिशियल ऑफिसर भी होता था जो कि न्याय करने का काम करता था, मुंसिफ ए मुंसिफान। इस प्रकार शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण मिलता है। सोचिए, उस जमाने में न्यायपालिका अलग संभाली जा रही है और प्रशासन अलग संभाला जा रहा है। ये बाद में या इसके पहले आसानी से नहीं दिखता है। तो एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण किया, एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण किया कि उन्होंने अपने न्यायपालिका और शासन का पृथक्करण किया था। जो नए विद्यार्थी, मैं उनको बता दूं, एक बहुत बड़े चिंतक है मॉन्टेस्क्यू। इन महोदय ने इस पूरी पृथ्वी में बहुत बदलाव कर दिए। इनका विचार था कि जब एक व्यक्ति के पास ही न्याय करने की ताकत होगी, कानून बनाने की ताकत होगी, कानून लागू करने की ताकत होगी, तो वह निरंकुश हो सकता है, तानाशाह हो सकता है। ये तीन ताकतें तीन लोगों को दो, एक न्याय करेगा, एक कानून बनाएगा, एक कानून लागू करेगा। इसे कहते हैं शक्ति पृथक्करण। मॉन्टेस्क्यू का नाम याद रखना। बहुत अद्भुत सा, मतलब मैं कहूंगा दार्शनिक, जिसने पूरे दुनिया के विचारों को, दुनिया की शासन व्यवस्थाओं को बड़े स्तर पर बदला। अमेरिका उसी की व्यवस्था के आधार पर चल रहा है, उसी के विचारों पर चल रहा है। भारत में उतना शुद्ध वर्गीकरण नहीं है। भारत में कानून बनाना और लागू करने वाली संस्था लगभग एक ही है, क्योंकि देश की संसद में जिसका बहुमत वो सरकार में, और सरकार ही कानून बनाएगी, सरकार ही कानून लागू करेगी, लेकिन न्यायपालिका अलग है। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी मिलेगा। इसी प्रकार तहसील अथवा परगने में शिकदार, मुंसिफ, कारकुन, खजानदार जैसे अधिकारी की नियुक्ति। तो गांव कहिए या तहसील, क्योंकि कुछ छोटे गांव, कुछ बड़े गांव और कुछ छोटे छोटे गांवों से मिलकर बना गांव। परगने में एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फातेदार तथा दो कारकुन होते थे। मतलब एक तरीके से सबसे निचले लेवल की शासन व्यवस्था में ये लोग रहते थे। शिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था, उसका कार्य परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। मुंसिफ का कार्य दीवानी मुकदमों का निर्णय करना। दीवानी मुकदमे मतलब जिसका टैक्स बाकी है या थोड़े जो अलग अलग प्रकार के कोई हिंसा वाले मामले ना हो। भूमि की नाप और लगान की व्यवस्था करना। फातेदार, खजांची और कारकुन का कार्य उपयुक्त समस्त कार्यों का लेखा जोखा रखना, मतलब अकाउंट सेगमेंट से जुड़े हुए लोग हैं ये। तो शिकदार शांति व्यवस्था का काम करेगा। मुंसिफ दीवानी मुकदमों के अलावा भूमि की नाप और लगान की व्यवस्था करेगा। निचले स्तर पर परगने की बात कर रहे हैं हम, परगना मतलब गांव या फिर तहसील। फातेदार, खजांची, कारकुन लेखा जोखा लिखने का सारा काम करेंगे। शेरशाह सूरी ने ग्राम की परंपरागत व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया। ग्रामीण स्तर पर मुकद्दम अथवा चौधरी प्रमुख अधिकारी होता था। आज भी चौधरी अधिकारी मानते हैं हम गांव में। तो मुकद्दम को ही गांव की सुरक्षा, सफाई आदि का प्रबंधन करने का जिम्मा सौंपा गया। प्रशासनिक व्यवस्था का इस प्रकार से सुस्पष्ट विभाजन मूलतः आधुनिक शासन प्रणाली से समानता रखता है। तो सूबा, सरकार, परगना। परगना कभी कभी
कई गांवों से मिलकर बनता था, तो एक गांव उसके अंतर्गत छोटा। इस व्यवस्था को शेरशाह द्वारा अपनाने का प्रमुख उद्देश्य अपने साम्राज्य में किसी शक्तिशाली गठबंधन अथवा व्यक्तित्व को विकसित करने से रोकना था। भाई शेरशाह जानता था कि मेरा कोई दादा परदाता राजा महाराजाओं से थोड़ी आता है, तो मुझे तो खुद ही जिम्मेदारी के साथ इस पूरे के पूरे क्षेत्र को संभालना है। इसलिए शेरशाह सूरी ने अपने केंद्र की सत्ता को मजबूत किया और बेहतर तरीके से काम किया। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, दीवान ए विजारत, लगान निर्धारण और आय व्यय निरीक्षण, दीवान ए आरीज, सेना संगठन हमें पढ़ा, दीवान ए इंशा, सुल्तान के आदेशों को लिखना भेजना पत्राचार, दीवान ए रसालत, पत्र व्यवहार राजकीय संदेशवाहक, दीवान ए कजा, न्याय विभाग, दीवान ए बरीद, बरीद ए मामलिक, गुप्तचर विभाग, दीवान ए समन, शाही परिवार का संरक्षक अथवा प्रभारी। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था। मध्यकालीन इतिहास में शेरशाह कुशल भू राजस्व प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। शेरशाह के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी भू राजस्व व्यवस्था थी। शेरशाह ने टोडरमल की सहायता से भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। पॉइंट टू बी नोटेड, शेरशाह सूरी ने रैयतवाड़ी जैसी व्यवस्था लाई थी। रैयतवाड़ी मतलब कोई बिचौलिया नहीं, जो भूमि का मालिक है उसके नाम पर भूमि होगी और वो सीधा टैक्स देगा, तो बिचौलिए नहीं थे। तो एक बहुत बड़ी बेहतर व्यवस्था थी। जैसे अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी लाई गई थी कि रैयत मतलब सीधा किसान को जमीन का मालिक माना जाएगा, नहीं तो जमींदारों में जमींदारों को मालिक माना जाता था। महालवाड़ी में ग्राम सभा को या गांव को मालिक माना जाता था। तो ये महोदय था जिसने बिल्कुल डायरेक्ट किसानों को मालिक बनाया। टोडरमल ने अकबर के शासनकाल के दौरान भी कार्य किया था। टोडरमल संभवतः एक कारण यह भी था कि अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में शेरशाह सूरी के मॉडल का अनुसरण किया। इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था मूलतः टोडरमल के विचारों से प्रेरित और संचालित थी, जिसमें टोडरमल की उल्लेखनीय भूमिका थी। इसलिए शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहते हैं। टोडरमल, शेरशाह ने अपने साम्राज्य के भीतर आने वाले समस्त कृषि योग्य भूमि और पड़ती भूमि दोनों की नाप करवाई। सोचिए, उसके आधार पर भू राजस्व की दरें निर्धारित की और इसके अलावा लावारिस भूमि को भी राज्य के अधीन लिया। मतलब शेरशाह सूरी ने सबसे पहले तो भूमि का मापन करवाया, जो लावारिस या बेकार भूमि है उसका भी सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके, इस पर भी ध्यान दिया। भूमि की नाप के लिए शेरशाह ने अहमद खां नामक एक अधिकारी की सहायता ली। भूमि की नाप के इस कार्य में हिंदू ब्राह्मणों द्वारा भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। भूमि के माप के लिए 32 अंकों वाले सिकंदरे गज का प्रयोग किया गया। माप का आधार बीघा माना गया। बीघा आज भी बीघा चलता है कई जगह, कुछ मूवीज भी हमने देखी है, 2 बीघा जमीन। फिर पढ़ रहा हूं मैं इस लाइनों को, थोड़ा नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। भूमि की नाप के लिए शेरशाह ने अहमद खां नामक एक अधिकारी की सहायता ली और इसके लिए हिंदू ब्राह्मणों ने भी मदद की। भूमि की माप के लिए 32 अंकों वाले सिकंदरे गज का प्रयोग किया गया। माप का आधार बीघा माना गया। शेरशाह की भूमि माप की पद्धति जप्ती पद्धति कहलाती है। जप्ती भूमि माप की पद्धति जप्ती पद्धति। जप्ती पद्धति टोडरमल पद्धति के नाम से भी जानी जाती, क्योंकि टोडरमल ने इस प्रणाली का निर्माण किया। माप की इकाई के लिए शेरशाह ने जरीब का प्रयोग किया। जरीब सन के डंडे या रस्सी का बना होता था। जरीब रस्सी से मापा जाता था। माप की सबसे छोटी इकाई बीघा को माना गया और सबसे बड़ी इकाई परगना को बनाया गया, मतलब परगना पूरा गांव। तत्कालीन व्यवस्था के विपरीत शेरशाह ने राजस्व की वसूली के लिए बिचौलिए अथवा जमींदारों को कोई स्थान नहीं दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोचिए कि उस दौर में भी उसने बिचौलियों को समाप्त किया, एक बहुत बड़ी बातचीत थी। इसके स्थान पर उसने सीधे किसानों को राज्य की ओर से भूमि का स्वामी स्वीकार करते हुए पट्टे जारी किए। इन पट्टों को इकरारनामा
इकरारनामा, कबूलनामा, इकरारनामा, कबूलनामा, वहां पर भी शादी में भी यूज करते हैं मुस्लिम धर्म में। तो इकरारनामा अथवा कबूलनामा कहा जाता है। पट्टों में जमीन का प्रकार, स्वामी का नाम आदि स्पष्ट किया जाता था और कबूलियत में यह बात स्पष्ट की जाती थी कि संबंधित किसान को कितना राजस्व देना है। भू राजस्व अधिकारी को स्पष्ट रूप से निर्देश था कि वो नियमों का पालन करे। काफी एडवांस और आधुनिक राजस्व प्रणाली को अपनाया था शेर शाह सूरी ने, एक बहुत बड़ा कदम था। वस्तुतः शेर शाह की लगान व्यवस्था ब्रिटिश कालीन रैयतवाड़ी व्यवस्था के समतुल्य थी। ब्रिटिश कालीन रैयतवाड़ी व्यवस्था को शेर शाह की इसी व्यवस्था से ग्रहण किया गया था। माना जाता है कि अंग्रेजों ने शेर शाह की इसी व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था में लिया था। रैयतवाड़ी के रूप में आप जानते हैं कि रैयत का मतलब किसान होता है जो डायरेक्ट सरकार को लगान देता है। 1792 में टॉमस मुनरो ने मद्रास के 12 महल जिले में लाया था। आगरा में अलेक्जेंडर रीड ने लागू करवाया था। मद्रास, बंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू थी। लगभग उस जमाने की 51%, उस जमाने मतलब ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश के अंडर में भारत की जितनी भूमि थी उसमें 51% भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। सबसे बड़ा रैयतवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत टैक्स कलेक्शन किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा भी। शेर शाह ने कृषि भूमि को 3 भागों में बांटा, अच्छी भूमि, औसत वाली और खराब भूमि। इन तीनों प्रकार की भूमि के लिए रबी और खरीफ की फसलों की वार्षिक उपज के आधार पर औसत उत्पादन का अनुमान लगाया गया। इसके बाद उत्पादन का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में डिसाइड किया गया। तो हम कहेंगे कि जो टैक्स लिया जाता था, लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, वो 1/3 था। रई, यह फसल दरों की एक सूची हुआ करती थी। रई फसल के कीमतों की, पैदावार की किस्म के आधार पर दोनों मौसमों की सभी प्रकार की फसलों के प्रति बीघा औसत पैदावार की गणना करके उसका 1/3 भाग वसूला जाता था। तो सोचिए कि रई फसल दरों मतलब कीमत क्या रहेगी, उस कीमतों की एक लिस्ट हुआ करती थी। जैसे आज एमएसपी है वैसे रई हुआ करती होगी, बट वैसे सरकार खरीदती नहीं थी, मतलब उस दौर में शासक नहीं खरीदता था, लेकिन एक लिस्ट होती थी। हालांकि अपवाद स्वरूप मुल्तान से कुल पैदावार को 1/4 भाग राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया था। तो मुल्तान वाली जगह पर थोड़ा सा सॉफ्ट थे हमारे शेर शाह जी, 1/4 टैक्स लेते थे। हालांकि इतिहास में इस अपवाद को अपनाने के कारणों का कोई वर्णन नहीं मिलता कि क्यों ऐसा किया। संभवतः मुल्तान में भूमि की पैमाइश नहीं करवाई गई थी क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र और सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील होने के कारण इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया था, मतलब इसका मेजरमेंट नहीं हुआ था। भूमि के इस प्रकार के विभाजन का प्रमुख लाभ यह हुआ कि इससे राज्य के भूमि की गुणवत्ता और उत्पादन स्तर का पता लगा। उत्पादन के आधार पर तार्किक रूप से विभेदीकृत भू राजस्व निर्धारित किया गया। जो ज्यादा उत्पादन करेगा उससे ज्यादा टैक्स। साथ ही भूमि के इस प्रकार के विभाजन से औसत भूमि को अच्छी और खराब भूमि का औसत बनाने की दिशा में भी काम किया गया। मतलब भूमि सुधार पर भी इन्होंने काम किया कि जो भूमि खराब है उसको औसत भूमि में बदलिए और जो औसत भूमि है उसको अच्छी भूमि में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। माल गुजारी के अलावा शेरशाह ने किसानों से जरिबाना और महासिलाना नामक 2 शुल्क भी वसूले। जरबीना, जरबीना है, ये जरबीना है, जरबीना और महासिलाना। जरबीना कर एक प्रकार का सर्वेक्षण शुल्क था जो कि भू राजस्व का 2.5% होता था। मतलब सर्वे कोस्ट होती थी कि जैसे भाई आज भी नहीं होता है कि पटवारी को बुलाएंगे, फिर पटवारी पूरा मेजरमेंट करेगा तो कुछ पैसा देना पड़ेगा किसान को। तो वैसा ही है ये कि जरबीना कर एक प्रकार का सर्वेक्षण शुल्क होता था, जबकि महासिलाना कर एक प्रकार से संग्रह शुल्क था जिसका उद्देश्य कर की वसूली और भूमि की नाप आदि में होने वाले राज्य के खर्च की भरपाई करना था। महासिलाना कर भू राजस्व का 5% होता था, मतलब जो टैक्स अधिकारी है उसका भी 5% होता था एक तरीके से। महासिलाना शुल्क एक अन्य प्रमुख उद्देश्य अकाल, प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए एक प्रकार से बफर स्टॉक तैयार करना था। इसे ऐसे समझो कि जैसे आजकल सरकार उपकर नहीं लेती, उपकर याद आ रहा है, सेस कि एजुकेशन में, हायर एजुकेशन के लिए
सरकार के पास पैसा नहीं है तो जितना पेट्रोल बिकेगा उसमें 50 पैसे शेष रहेगा, या जितना भी ज्यादा इनकम वाले लोग हैं उनसे इतना परसेंट शेष लिया जाएगा। इस तरीके की चीजें होती थी। उल्लेखनीय है कि यह दोनों प्रकार के शुल्क भू राजस्व की निर्धारित सीमा से अतिरिक्त वसूले जाते थे। इन शुल्कों को आधुनिक अर्थव्यवस्था में लगने वाले शेष के संदर्भ में समझा जा सकता है। राज्य को कर के निर्धारण के समय उदार और दयालु होना चाहिए, जबकि कर की वसूली के समय कठोर हो जाना चाहिए। अच्छा पॉइंट है ये। राज्य ने जब कर डिसाइड करने चाहिए तो बहुत ही सॉफ्ट होकर और दया के भाव से कर डिसाइड करने चाहिए, लेकिन जब वसूल करने चाहिए तो काफी कठोर होने चाहिए। अच्छा पॉइंट है। किसान निर्दोष है, वे अधिकारियों के सामने भयभीत हो जाते और अगर मैं उन पर अत्याचार करूंगा तो वे अपना गांव छोड़कर चले जाएंगे, राज्य बर्बाद हो जाएगा और दोबारा समृद्ध होने में बहुत लंबा समय लगेगा। अच्छे विचार थे शेरशाह सूरी जी के। शेरशाह सूरी ने भू राजस्व के संबंध में किसानों की सुविधा का पूर्ण ध्यान रखा। किसानों द्वारा नगद अथवा उपज के रूप में लगान की अदायगी की जा सकती थी। अकाल, सूखे, बाढ़ की स्थिति में लगान को क्षमा कर दिया जाता था। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य की ओर से किसानों को ब्याज रहित ऋण भी दिया जाता था। किसानों को सरल किस्त में इस ऋण की अदायगी का भी विकल्प दिया जाता था। शेरशाह सूरी के आर्थिक सुधार। शेरशाह सूरी ने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुद्रा, चुंगी, विदेशी व्यापार संबंधी नियमों को सरलीकरण और माननीकरण किया। मतलब एक तरीके से जो विदेशी व्यापार है उसको बेहतर करने के लिए शेरशाह सूरी ने क्या किया, उन्होंने कानून और नियमों को सरलीकृत किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग व्यापार करने के लिए आ सके, क्योंकि जितना ज्यादा व्यापार हो पाएगा उतनी ही ज्यादा संपन्नता होगी, ये माना जा सकता है। तो काफी बेहतर प्रयास इन्होंने किया। हम कह सकते हैं मोटे तौर पर कि इन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से चीजों को और बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से संपन्नता को और लाया जा सकता है, इस पर इन्होंने पूरा का पूरा कोशिश किया। तो आइए देखते हैं कि क्या आर्थिक सुधार इनके द्वारा किए गए, शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के आर्थिक सुधार। उन्होंने केवल टकसाल में कुछ विशेष परिवर्तन किए बल्कि पूर्वगामी शासकों की अवनति को भी ठीक करने का प्रयत्न किया। शेरशाह ने सोने, चांदी और तांबे के मानक सिक्कों का विकास किया। शेरशाह ने सबसे प्रथम चांदी का रुपया जारी किया। पॉइंट टू बी नोटेड, चांदी का रुपया, सर्वप्रथम चांदी का रुपया जारी किया शेरशाह सूरी ने, जो कि 178 ग्रेन का होता था। शेरशाह के समय एक रुपया 64 दाम के बराबर होता था, 64 दाम के बराबर। शेरशाह सूरी के काल की मुद्राएं अशरफी सोने की मुद्रा, रुपया चांदी की मुद्रा, दाम तांबे की मुद्रा, रुपया व दाम में 1:64 का अनुपात होता था। मतलब रुपया और दाम में 1:64 की कीमत का डिफरेंस। दाम के अतिरिक्त अघोला, पावला व दमड़ी भी तांबे के सिक्के थे। दमड़ी, ये शब्द मैंने सुना था बुजुर्गों से, जब कई बार हमारे जो दादाजी होते थे, नाना जी होते थे, तो जब उनसे बचपन में पैसे मांगते थे तो मुझसे कहते थे कि मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं है। तो दमड़ी शब्द शायद यही से आया हो। तो अशरफी सोने की मुद्रा, रुपया चांदी की मुद्रा, ये पूरा नोट करिएगा, सीधा सवाल का मटेरियल है ये। शेरशाह की मुद्राएं चौकोर और वृत्ताकार दोनों प्रकार की थी। सिक्कों पर अरबी लिपि में शेरशाह का नाम, पदवी और टकसाल का नाम अंकित रहता था। मतलब शेरशाह का नाम रहेगा, पदवी रहेगी और टकसाल करने वाली जगह। कुछ मुद्राओं पर शेरशाह का नाम देवनागरी लिपि में भी टंकित मिलता है। टकसालों की संख्या 23 थी। मतलब 23 जगह सिक्के बनाए जाते थे। मुख्य टकसालें आगरा, ग्वालियर, उज्जैन, लखनऊ, सासाराम और आबू में थी। मतलब उस जमाने की यह एक तरीके से नोट छापने के सेंटर थे। शेरशाह का मुद्रा सुधार स्थायी सिद्ध हुआ, जिसे मुगलों ने भी अपनाया। शेरशाह सूरी ने भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में 3 प्रकार की प्रणालियों को अपनाया: गला बख्शी अथवा बटाई, नष्क या मुक्ताई अथवा कनकुत, नकदी अथवा जप्ती। मतलब भू राजस्व यदि
आप देना चाहते हैं तो आप जमीन का आधा हिस्सा, जमीन का जो पैदावार होगा उसका एक निश्चित हिस्सा इस रूपों में बांट दिया था। शेरशाह से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी तथा सिकंदर लोदी ने ही भूमि की नाप करवाई थी, किंतु सुव्यवस्थित और माननीकृत भूमि की पैमाइश का कार्य शेरशाह ने ही किया। शेरशाह सूरी की न्यायिक व्यवस्था, आइए जरा देखते हैं। सूरी वंश में न्यायिक व्यवस्था निष्पक्ष किंतु अत्यधिक कठोर होती थी। स्वाभाविक रूप से सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। मतलब जैसे आज हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होते हैं, लेकिन उस जमाने में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। शेरशाह सूरी ने सुल्तान उल अदल की उपाधि भी धारण की थी। न्याय में समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता था। लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय मुंसिफ परगना में करता था। मुंसिफ मुंसिपन सरकार में करता था, जिलों में करता था, ये गांव या तहसील में। जबकि फौजदारी मुकदमों का न्यायिक निर्णय सिकदर परगना में करता था और सिकदार ए दारान हम कहेंगे कि सरकार में करता था, सरकार मतलब जिले में। ग्रामीण स्तर पर न्यायिक व्यवस्था का संचालन चौधरी अथवा मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया के द्वारा किया जाता था। शेरशाह ने अपराधों के मामलों में स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू किया। गांव में यदि कोई चोरी को होती पड़ती थी तो उसके लिए मुकद्दम ही उत्तरदायी होता था। यदि मुकद्दम चोर का पता नहीं लगा पाता तो उसको सजा दी जाती और उसके नुकसान की भरपाई। माय गॉड, सोचिए यह कानून अगर लागू हो जाए भारत में तो मतलब यदि चोर नहीं पकड़ा गया तो पुलिस को ही सजा मिलेगी या उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। भयानक सिस्टम था। मतलब जो भी अधिकारी को जो व्यवस्था दी गई, कितना जिम्मेदारी पूर्वक काम होगा, अद्भुत है। क्या लगता है आप लोगों को अगर ये सिचुएशन आज लगा दी जाए तो क्या आएगा? क्या फिर वो सिंघम वाले डायलॉग सही हो जाएंगे कि मंदिर के जगह से चप्पल भी चोरी नहीं होगी? शेरशाह सूरी की सैन्य व्यवस्था, ये सैन्य व्यवस्था है, थोड़ा सा सैन्य व्यवस्था। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप शेरशाह ने शक्तिशाली और विशाल सेना रखने की आवश्यकता अनुभव की और करना भी चाहिए। सैन्य व्यवस्था के लिए शेरशाह ने न केवल एक विशाल सेना का निर्माण किया वरन उसने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को पुनर्जीवित कर सेना को संगठित कर एक शाही व्यवस्था बना दी। मतलब एक ड्रेस कोड, दागना, सारी चीजें। शेरशाह ने अपनी सेना को साम्राज्य के विभिन्न भागों में आवश्यकता अनुसार विभाजित कर रखा था। प्लीज इसको थोड़ा सा सही करते चलिएगा। आवश्यकतानुसार, एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी जो फॉन्ट होते हैं वो फॉन्ट बदल जाते हैं। इस प्रकार कुल 16 छावनियों के विषय में जानकारी मिलती है। 16 छावनी मतलब सेनाओं की लगभग 16 जगह पर बड़ी बड़ी टुकड़ियां थी। शेरशाह सूरी की गुप्तचर व्यवस्था, शेरशाह सूरी की गुप्तचर व्यवस्था शासन व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए और अपने अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश रखने के लिए शेरशाह ने एक स्वस्थ गुप्तचर विभाग की स्थापना की। वस्तुतः यह समय राजनीतिक उथल पुथल का होने के कारण शासन को प्रत्येक घटना की पूर्व में जानकारी होना नितांत आवश्यक थी। थोड़ा सा सुधार दीजिएगा प्लीज इसे। इस विभाग का अध्यक्ष डा के दारोगा कहलाता था। डा के दारोगा मतलब डा के दारोगा गुप्तचर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी। सोचिए जो भी इसका अधिकारी होगा उसके पास क्या क्या जानकारियां होती होगी और वह कितना भरोसेमंद आदमी होगा राजा का, सुल्तान का। शेरशाह ने सभी प्रमुख नगरों और केंद्रों में गुप्तचरों को नियुक्त किया था। शेरशाह को अपने विश्वसनीय गुप्तचरों के माध्यम से राजस्व, न्याय, सामान्य प्रशासन, बाजार की कीमतें आदि के बारे में सूचनाएं गुप्त रूप से मिलती थी। सूचनाओं को शीघ्रतापूर्वक भेजने के लिए सरायों में डाक चौकियों की व्यवस्था भी, जहां 2 घोड़े सदैव उपलब्ध रहते थे। सड़कों का निर्माण, शेरशाह के प्रशासन की एक महान उपलब्धि सड़कों का निर्माण करना था। शेरशाह सूरी ने राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया, जिससे साम्राज्य के दृढ़ीकरण के साथ व्यापार और आवागमन की उन्नति हुई।
उसने मुख्य रूप से 4 सड़कों का निर्माण करवाया, जिनमें पहली सड़क बंगाल के सोनार गांव से सिंध नदी तक 2000 मील लंबी थी, अद्भुत, जिसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। सोचिए 2000 मील लंबी। दूसरी सड़क आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ होते हुए गुजरात के बंदरगाहों तक जाती थी। तीसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी। बुरहानपुर का नाम आ गया है जहां से हैं, तो आगरा से बुरहानपुर तक जाने वाली तीसरी सड़क शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, जो इसे बंगाल दक्षिण का द्वार भी कहते हैं। उसने लाहौर से मुल्तान तक चौथी सड़क का निर्माण करवाया, क्योंकि मुल्तान उस समय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्य एशिया के व्यापारिक काफिले यहां रुकते थे। तो चारों सड़कों को एक बार फिर से देख लीजिए। बंगाल के सोनारगांव से लेकर सिंध नदी तक सड़क ए आजम, आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ होते हुए गुजरात के बंदरगाहों तक। तीसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक, बुरहानपुर हमारा शहर है तो याद रखिएगा। लाहौर से मुल्तान तक चौथी सड़क का निर्माण, क्योंकि मुल्तान उस समय व्यापार का मुख्य केंद्र था और मध्य एशिया के व्यापारिक काफिले पर। ये एमपी में आता है, सोचिए। वैसे कहा मैं एक छोटी सी बता दूं, बुरहानपुर आया है तो थोड़ा सा हवाबाजी मास्टर कर ही लेगा। एक्चुअली जो ताजमहल है क्योंकि मुमताज बुरहानपुर की थी और इसलिए ताजमहल, मुमताज की जो मौत हुई थी वो बुरहानपुर में हुई थी। ताजमहल भी वही बनने वाला था, लेकिन मकराना का पत्थर, राजस्थान के मकराना का पत्थर था ताजमहल में जो लगने वाला था, तो काफी समय लग सकता था। मतलब 10 साल की जगह और 10 साल बढ़ रहे थे, क्योंकि इतना लंबा दूर जाते फिर वहां ताजमहल बनते। तो इसलिए आगरा जगह शिफ्ट की गई। और आज मुझे आगरा के बारे में आप लोग सब जानते हैं, तो बुरहानपुर के बारे में बताना नहीं पड़ता। पर बुरहानपुर में ही ताजमहल बनने वाला था, लेकिन डिस्टेंस के कारण इस प्रोजेक्ट को रद्द किया गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ताजमहल कोई एक नहीं है भारत में। भारत में काला ताजमहल, फिर लाल ताजमहल, ये भी बने हुए हैं। औरंगाबाद में लाल ताजमहल है और बुरहानपुर में काला ताजमहल है। मैं देखने गया था, बट इस दयनीय स्थिति में है कि मुझे लगता है कि वहां अगर थोड़ा सा भी ध्यान देने वाला कोई होता तो शायद चीजें बहुत बदल जाती। तो मुझे लगता है कई लोगों को पहली बार ही पता चले। लेकिन एक अच्छी बात मैं बता दूं कि बुरहानपुर में अब ताजमहल बन गया है। एक शिक्षक ने ताजमहल बना दिया है। तो जो ख्वाहिश मुझे लगता है कि मुमताज के जमाने से रुकी हुई थी वो पूरी हो चुकी है। शेर शाह सूरी ने जीटी रोड को 16वीं शताब्दी में बनवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड दिल्ली से अमृतसर तक, आज भी इस रोड के नेशनल हाईवे 1 के नाम से हम जिसको जानते हैं, जीटी रोड 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। शेर शाह सूरी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाह रहे थे, इसलिए वह विशाल रोड का निर्माण कराया था। मुगल काल में इसका नाम उत्तर पथ शाहराह-ए-आजम बादशाही सड़क के नाम से जाना जाता था, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में इसका नाम बदला, इसका नाम रख दिया गया ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड। कोलकाता से पेशावर तक जाने वाले राजमार्ग का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में करवाया। देश के विभाजन के बाद इस मार्ग का नाम ग्रांड ट्रंक रोड रखा गया। शेर शाह सूरी या शाही मार्ग के नाम से भी आज भी इसे जानते हैं। वर्तमान में NH-19 बन चुका है। अभी 19 हो चुका है, पहले पहला दूसरा होता था, अब 19 बन चुका है। अब नंबर बदले गए थे, आपको पता होगा बीच में। शेर शाह सूरी के लोक कल्याणकारी कार्य। शेर शाह ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, जगह जगह पर सरायों, मस्जिदों, कुओं का निर्माण करवाया था। यात्रियों, व्यापारियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए शेर शाह ने सड़कों पर प्रत्येक दो कोस 8 किलोमीटर पर सरायों का निर्माण कराया था। मतलब एक तरीके से काफी ज्यादा बेहतर शासन व्यवस्था के साथ हर जगह पर ध्यान दिया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। इन सरायों में हिंदू और मुसलमान दोनों यात्रियों के लिए रहने, खाने,
सामान सुरक्षित रखने की अलग अलग व्यवस्था होती थी। हिंदू यात्रियों को भोजन और बिस्तर देने के लिए ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे। जो भी इन सरायों में ठहरते थे उनके पद के अनुसार सरकार की ओर से सारी सुविधाएं दी जाती थी। सरायों की व्यवस्था के आसपास गांव की कुछ जमीन अलग से दी गई थी। प्रत्येक सराय में एक शहना सुरक्षा अधिकारी के अधीन चौकीदारी होती थी। सोचिए, छोटे छोटे होटल बना दिए 8-8 किलोमीटर पर। शेर शाह के समय में सरायों का प्रयोग डाक चौकियों के रूप में किया जाता था। प्रत्येक सराय में डाक को लाने ले जाने के लिए 2 घोड़े सदैव रहते थे, जिनके माध्यम से संदेशवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान एवं सुल्तान तक संवाद पहुंचाया करते थे। कालिका रंजन कानूनगो ने सरायों को शेर शाह के साम्राज्य की धमनियां कहा है। शेर शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने यातायात की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों और व्यापारियों की सुरक्षा का प्रबंधन किया। किसी यात्री या व्यापारी के साथ कोई अनुचित घटना होने पर संबंधित क्षेत्र के मुकद्दम या जमींदार को उत्तरदायी माना जाता था और उसे संपूर्ण नुकसान की भरपाई करनी पड़ती थी। बहुत अद्भुत व्यवस्था थी। एक जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर जेवरात की टोकरी रखकर यात्रा पर जा सकती थी और शेर शाह की सजा के डर से कोई चोर या लुटेरा उसके नजदीक नहीं आ सकता था। अद्भुत। कालिका रंजन कानूनगो इतिहासकार क्या कहता है? इसे कहते हैं सच में कानून व्यवस्था। सोचिए, यह कानून व्यवस्था आज की नहीं बता रहा हूं मैं, आज से लगभग 700 साल पुरानी। एक जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर जेवरात की टोकरी रखकर यात्रा पर जा सकती थी और शेर शाह की सजा के डर से कोई चोर या लुटेरा उसके नजदीक नहीं आ सकता था। अद्भुत। धार्मिक सहिष्णुता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शेर शाह कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जो न केवल दिन में 5 बार नमाज ही पढ़ता था बल्कि रमजान में रोजे भी रखता था। किंतु डॉक्टर कानूनगो जैसे इतिहासविद शेर शाह को एक धर्म सहिष्णु शासक मानते हैं। यद्यपि उसने कभी कभी युद्ध को जीतने के लिए धर्म का आश्रय लिया, किंतु शांति काल में उसने धर्म को राजनीति से जोड़ने का प्रयास नहीं किया। उसने हिंदुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। योग्यता के अनुसार महत्वपूर्ण नौकरियां हिंदुओं को भी दी थी। टोडरमल का उदाहरण ले सकते हैं। तो माना जाता है कि उन्होंने शांति काल में कभी भी धर्म को आने नहीं दिया, लेकिन कई बार युद्धों में धर्म का उपयोग किया। उसकी सेना में हिंदू सैनिकों की अच्छी संख्या थी। राजा टोडरमल खत्री ने भूमिकर संबंधी अपना प्रारंभिक अनुभव शेर शाह के अधीन काम करते हुए प्राप्त किया। भूमिकर संबंधी पत्र व्यवहार फारसी भाषा के साथ देवनागरी लिपि में भी होते थे। उसने अपने सिक्कों पर अपना नाम हिंदी में भी लिखवाया था। फिर सूरवंश की समाप्ति। अब सूरवंश 22 मई 1545 में राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए उक्का नामक तोप से निकले गोले के फटने से उनकी मौत हो गई। मतलब वो गोला वास्तविक रूप में जाने की जगह वहीं पर फट गया। तो 22 मई 1545 में राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए उक्का नामक तोप से निकले गोले के फटने से उनकी मौत हो गई। शेर शाह की मृत्यु के बाद उनका बेटा सलीम शाह, या उनका नाम था इस्लाम शाह, दिल्ली का उत्तराधिकारी बना। किंतु 1553 में प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सलीम शाह का बेटा सिकंदर शाह, मतलब शेर शाह का बेटा था सलीम शाह। फिर इसके बाद सलीम शाह का बेटा बना सिकंदर शाह, दिल्ली का उत्तराधिकारी। लेकिन 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की। तो एक तरीके से शेर शाह सूरी के पोते को हरा रहा है। अब शेर शाह सूरी के पोते को हराया और शेर शाह सूरी के पोते को हराकर हुमायूं ने अपनी राजगद्दी फिर प्राप्त की। शेर शाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम में है। वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। एक कृत्रिम झील के बीच में खड़ा है और लगभग वर्गाकार है। इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है। शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, वर्गाकार आकृति में है। कभी जाने का मौका मिले तो जरूर देखिएगा सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा। हुमायूं द्वारा पुनः मुगल वंश की स्थापना और फिर अकबर का जन्म। अब अगली क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से हुमायूं ने इस युद्ध को जीता, अकबर का जन्म हुआ
और अल्प आयु में ही अकबर को साम्राज्य मिल गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इतिहास का वैसा ही आनंद लिया होगा जैसा कि मैं आपको देना चाह रहा था। कल 2 क्लास रखी है, स्पेशल क्लासेस। मैं रिपीट कर दूं, कल 2 स्पेशल क्लासेस हैं। पहली जो क्लास है 8 बजे ज्योग्राफी की रहेगी, क्लाइमेटोलॉजी, आखिरी रिवीजन मान के चलना ये। फिर केवल यूट्यूब पर बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन होगा, ये थोड़ा डिटेल में होगा। फिर 8 से 10 के बाद 10:30 बजे आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी, आर्ट एंड कल्चर की। अभी 9 बजे एक और क्लास है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बाकी MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। MK लाइव रिफर कोड जब भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो यूज करते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। शेयर और लाइक करते चलिए, बताना ना पड़े, क्योंकि आप सोचिए एक एक चीज को बनाने में कितना टाइम लगता होगा। तो बस आप लोग थोड़ा शेयर करते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। 9